सोचो यार, आपने शर्ट पहन ली और पैंट पहनी ही नहीं ये तो अजीब हो जाएगा ना। मतलब धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि रेगुलर वीडियोस आएंगी, लेकिन एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, धोखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर वीडियोस आएंगी और वो आती ही रहेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। किन्हीं कारणों से मैं अपलोड नहीं कर पाया पिछले एक हफ्ते इस चैनल पे, ठीक है, बट अभी आपको रेगुलर चीज़ें सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो यार, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, चाहे आप बात कर लो आपके स्कूल लेवल पे जो एग्जाम हो रहे हैं उसकी, या फिर आप कंपटीशन लेवल की बात कर लो। हालांकि अभी जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी लेवल का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने इस तरह से, ठीक है ना, डिज़ाइन किए, पूरे सारे कॉन्सेप्ट अरेंज किए इतने अच्छे तरीके से कि एनसीईआरटी लेवल पे जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, आप विविध उदाहरणों को छोड़ दो, बाकी जितने भी उदाहरण हैं वो सब हम यहाँ पे करेंगे। और एक खास बात रहेगी यहाँ पे, वो खास बात क्या है कि जो इसके क्वेश्चन हैं वो आपको दो तरीके से करने आने चाहिए। पहला है फॉर्मूले के साथ आना चाहिए, दूसरा है बिना फॉर्मूले के आप कैसे करोगे। तो जो उदाहरण है ना उनको भी मैं फॉर्मूले के साथ और बिना फॉर्मूले के दोनों तरीकों से आपको कराता चलूंगा, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। और धोखा जैसा कुछ नहीं होगा इस चैनल पे, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज चालू होगी। और जब सीबीएसई लेवल या फिर आप यूँ कह लो एनसीईआरटी लेवल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम, ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस लेवल भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस पे जाएंगे, लेकिन एक एक करके। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी लेवल वाला ही कंटेंट सर्च करके आए हैं तो ही इसको देखना, आईआईटी जेईई लेवल आपको किसी और वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। देखो क्रमचय और संचय में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हम इसका क्या उपयोग करते हैं, मतलब इसका मतलब ही क्या है, कहाँ ये यूज़ हो रहा है। तो मतलब क्या कि जहाँ पे हम काउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, मतलब किसी चीज़ को करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से कोई चीज़ की जा सकती है। अगर हमें कुछ अलग अलग कंडीशन दे दें और बोले कि भाई ये वाला घटना या फिर ये वाला कार्य कितने तरीकों से हो सकता है, हमें कुछ अलग अलग कंडीशन बताई जाएँ और हमें काउंट करना हो कि भाई इस काम को हम इतने तरीकों से कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आती हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के अंडर। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब नाम अलग अलग हैं तो दोनों सेम तो नहीं होते होंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं कि भाई जो ये अपना चैप्टर है क्रमचय और संचय, इसमें हम क्या करने वाले हैं, है ना, किस चीज़ में ये इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, क्रमचय और संचय का। तो देखो सिंपल सी बात है, इनका रिश्ता है काउंटिंग से, यानी चीज़ों को काउंट करने से। बेसिकली नंबर ऑफ वेज यानी तरीके, मतलब किसी काम को करने के कितने तरीके होंगे, वो सारी चीज़ की स्टडी हम करते हैं इनके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 3 शर्ट हैं, 2 पैंट्स हैं, तो आप कितने तरीकों से उनको पहन सकते हो। या फिर मान लो अगर आपके पास 3 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, या फिर संख्याएं नहीं 3 अलग अलग अंक हैं, तो आप उनसे कितनी संख्याएं बना सकते हो। या फिर आप यूँ कह लो कि अगर आपके पास टोटल 5 खिलाड़ी हैं और आपको एक टीम बनानी है 3 खिलाड़ियों की, तो कितनी अलग अलग टीम बन सकती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम काउंटिंग ही तो कर रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीकों से ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये सब आता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंडर, ठीक है। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है, पहले ये समझ लो, क्योंकि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्रमचय से रिलेटेड है और कौन सा क्वेश्चन संचय से रिलेटेड है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बात और फिर से बोल दूं कि भाई ये लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है तो देखो पहले बात करते हैं क्रमचय यानी परम्यूटेशन की। तो अभी देखो ये जो गुलाबी वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इस पे फोकस मत करो, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ क्रमचय यानी परम्यूटेशन की, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को अरेंज करने की। अब अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि किस क्रम में, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को रख रहे हो वो डिपेंड करता है।
ठीक है, कि कितने अलग अलग तरीके होंगे। तो मतलब क्या, जब हम किसी चीज़ों को क्रम में सजाते हैं यानी अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ हम बात कर रहे होते हैं क्रमचय यानी परम्यूटेशन की। मैंने खास बात क्या बोली कि आपको फोकस करने के यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास दो अंक हैं, एक है 1 और दूसरा है 2, और आपसे कोई पूछे कि इनको, ठीक है, 1 और 2 को इस्तेमाल करके, यूज करके आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, तो आप कहोगे यार अगर मैं 1 को पहले लिखूं 2 को बाद में लिखूं तो बनेगा 12 यानी कि 12। लेकिन अगर मैं 2 को पहले लिख दूं, इनका क्रम चेंज कर दूं, है ना, यहाँ पे 2 बाद में था, यहाँ पे 2 पहले आ गया। अगर मैं 2 को पहले लिखूं और 1 को बाद में लिखूं, यानी क्रम अगर मैं बदल देता हूं तो नंबर ही बदल जाता है, यानी कि 21। यानी 12 एक अलग नंबर है, 21 एक अलग नंबर है, तो यहाँ पे क्रम का फर्क पड़ रहा है। तो जब भी क्रम का फर्क पड़ेगा, क्रम का फर्क पड़ेगा, तो वही मैंने कहा कि जब ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है यानी क्रम इंपॉर्टेंस रखता है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा क्रमचय यानी परम्यूटेशंस का। ठीक है, तो फिर हम संचय की बात कब करेंगे? संचय की बात हम तब करेंगे जब हमें कुछ चीजें दी गई हैं, उसमें से बस हमें कुछ को सेलेक्ट करना है बिना ऑर्डर को देखे, यानी कि यहाँ पे जो क्रम है या ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। आप किसी भी क्रम में करो चीजें सेम रहती है। आप कहोगे ऐसा कब होगा? ऐसा देखो, ऐसा होगा कि मान लो मैं कहता हूँ टीम बनाने को, और टीम में 2 लोग हो सकते हैं, जस्ट इमेजिन, है ना। मैंने कहा भाई पहली जो टीम है उसे मैंने टीम 1 नाम दिया, और टीम 1 में मैं हूं और आप हो। पहले मैंने मैं लिखा और बाद में आप लिखा, तो यहां से टीम 1 बन गई। मैंने कहा चलो क्रम चेंज करके देखते हैं क्या कुछ अलग होता है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, आप पहले आ जाओ, मैं बाद में आता हूं। अब मुझे बताओ कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है, टीम 1 या टीम 2? तो आप कहोगे यार दोनों चीजें तो सेम ही हैं, चाहे मैं और आप कहो या आप और मैं कहो, हम ही दोनों तो हैं टीम में, और तो कोई नहीं आ रहा। तो जब हमेशा हम ही 2 लोग टीम में हैं, चाहे मैं पहले लिखा हो चाहे आप पहले लिखा हो चाहे मैं, टीम सेम रह रही हैं। मतलब यहाँ पे असलियत में टीम 1 टीम 2 सेम टू सेम है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा ऑर्डर से, यानी यहाँ क्रम मैटर नहीं कर रहा है। तो जब क्रम जो है यानी कि ऑर्डर है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां पे जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन यानी संचय का। सीधी सी बात है, समझ में आ गया। यानी कि आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं, आगे पीछे कर रहा हूं, तो अगर अलग अलग चीजें मिल जा रही हैं तो वो क्वेश्चन हो जाएगा क्रमचय का। अगर इनके आगे पीछे करने से यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ही रह रहा है सब कुछ, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्बिनेशन का। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसके बाद जो आपको चीज सीखनी है ना, ठीक है, वो देखो जरा। देखो अभी इस पे छोटा सा और उदाहरण करते हैं हम किस तरह की जो करने वाले हैं। मान लो आपके पास पैंट है, ठीक है ना, आपके पास पैंट है 3, ठीक है, आपके पास पैंट है 3, और 1 मिनट रुक जाओ, इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है, और शर्ट है 2, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि आप इसको कितने तरीकों से पहन सकते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि चलो यार मेरे पास जो पैंट 1 है ना, P1 मतलब पैंट 1 है, ये पहन लेता हूँ और उसके साथ शर्ट 1 पहन लेता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि आपने पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन ली, ठीक है। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है कैसे है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले से हम जनरल तरीके से कर रहे हैं। फिर इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बट अभी रुक जाओ, अभी मान लो कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो और आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जनरली कैसे करते हो? आप ऐसे तो करोगे भाई, दिमाग कैसे लगाओगे कि भाई पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहनी तो एक चीज बन गई पैंट 1 शर्ट 1। आपने एक संभावना तो ये है कि ऐसे पहन सकते हो सकता है कि आप पैंट 1 के साथ शर्ट 1 ना पहन के शर्ट 2 पहन लो, क्योंकि आपके पास 2 शर्ट्स हैं, है ना। शर्ट कौन सी हैं? 2, S1 और S2। पैंट कितनी है? 3, पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3, ठीक है। इसी तरह से पैंट 2 पहन सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आपने पैंट 1 पहनी, हो सकता है पैंट 2 पहनो। पैंट 2 के साथ भी वही कंडीशन लगेगी, या तो इसके साथ शर्ट 1 पहनोगे या फिर शर्ट 2 पहनोगे। पैंट 3 के साथ भी ऐसी होगा, या तो शर्ट 1 पहनोगे या शर्ट 2 पहनोगे, 2 ही शर्ट हैं। तो यहाँ से टोटल पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन सकते हो या पैंट 1 के साथ शर्ट 2 पहन सकते हो। पैंट 2 के साथ शर्ट 1 पहनो या पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहनो, इसी तरह से 3 के साथ। तो यहाँ पे टोटल अगर आप तरीके देखने जाओ तो आपको 6 तरीके यानी 6 संभावनाएं मिलेंगी। 6 संभावनाएं आपको टोटल यहाँ पे मिलेंगी, समझ में आया? यानी कुल तरीके जो यहाँ पे हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। अब ये 6 तो हमने बहुत लंबे प्रोसीजर से किया है, हमने काउंटिंग करी पूरे अच्छे से, बट इतना लंबा करने का टाइम थोड़ी होता है।
तो वही चीज़ें हम यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को, इवन ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम कैसे कर पाएंगे, वही यहाँ पे हम इस चैप्टर में यानी कि क्रमचय और संचय में सीखने वाले हैं। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो समझ लो इस चैप्टर का बेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, टॉपिक क्या है? गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब जब आप गणना कर रहे होगे ना चीज़ों को, तो आपके सामने दो प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली आएगी कि कब आप चीज़ों को प्लस करो, और दूसरी चीज़ आएगी कब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये दो चीज़ें, ठीक है ना, आपके, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स देंगे उनमें रहेंगी, आपको पहचानना होगा। तो इसको हम बोलते हैं योग सिद्धांत। ठीक है, जब हमें जमा करना होता है नहीं जोड़ना होता है, और जब गुणा करना होता है उसको बोलते हैं गुणन सिद्धांत। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा कहाँ पे लग रहा है? पहले आप ध्यान से सुन लो, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं आपको समझाने के लिए, तो वो टेंशन मत लेना। आपका काम है बस ध्यान से सुनना, समझाना मेरा काम है, मैं समझा दूंगा, मुझे भरोसा है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि देखो योग सिद्धांत तब लगेगा जब मान लो आपको, पहले केस क्या है हमारा कि अपने को कोई काम करना होगा। यहाँ पे जो भी करना है उसको एक काम मान लेंगे। जैसे पैंट शर्ट पहननी है तो पैंट और शर्ट पहनना एक काम हो जाएगा। अगर आपको कुछ अंक दे दिए और पूछा गया कि इन सारे अंकों को आगे पीछे करके कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो वो कुल संख्याओं का तरीका खोजना आपका एक कार्य हो गया। समझ में आ गई? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के कितने तरीके हो सकते हैं ये पूछा गया, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना एक कार्य हो गया। ये मतलब है यहाँ कार्य का। तो आपको कोई भी कार्य यानी कि वर्क दिया गया, आपको कोई भी वर्क दिया गया, मान लो उसमें जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं छोटे छोटे, वो इन्वॉल्व जो होते हैं वो M1 M2 M3 ऐसे करते करते Mn तक हैं, या फिर आप छोटे छोटे तरीके कह सकते हो जिनसे मिलके कुल तरीके आएंगे। ठीक है, अब जैसे पैंट शर्ट पहनने वाली बात थी, तो 3 पैंट थी, ठीक है, फिर शर्ट थी, तो पैंट कितने तरीकों से पहन सकते हो, वो मान लो एक छोटा सा M1 हो गया। फिर शर्ट कितने तरीकों से पहन सकते हो, वो M2 हो गया। फिर दोनों को मिलाएंगे तो M1 M2 का टोटल इफेक्ट आएगा, कुछ उस तरह से। मतलब आपको कोई भी वर्क दिया गया, ध्यान सुनना, उसको M1 M2 M3 इस तरह से इतने सारे फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो कब आप M1 M2 M3 को गुणा करोगे और कब आप इनको जोड़ोगे, यही हम सीखने वाले हैं। और ये सीखते ही आपकी आपका जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा। देखो योग सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, जब वर्क कंप्लीट, हमारा मकसद है वर्क को कंप्लीट करना, हमारा मकसद क्या है? काम को कंप्लीट करना। तो मैंने लिखा जब वर्क कंप्लीट करने के लिए, है ना, ये करने हैं, सा मत पढ़ लेना उसे। जब वर्क कंप्लीट करने के लिए M1 M2 से लेके सारे M1 Mn जो भी हैं Mn तरीके, इनमें से एक ही पर्याप्त हो, इनमें से एक ही पर्याप्त हो, तब कुल तरीके जो होंगे वो M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn तक होंगे। समझ में आया? यानी कि अगर आप उसको M1 तरीके से करोगे तो इतने से ही काम पूरा हो गया, आपको बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसका उदाहरण दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने M2 कर लिया तो बाकी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। M2 अकेला पर्याप्त है पूरे काम को करने के लिए, Mn अकेला पर्याप्त है पूरे काम को करने के लिए, बाकियों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। तब आप यहाँ पे कुल तरीके कैसे निकालोगे? सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दोगे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, सिंपल सी बात बताऊँ मैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है और यहाँ पे जाने के 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब आपको पता है कि रास्ता अगर ये वाला आपने चुना तो आप A से B पे पहुँच जा रहे हो, तो बाकी दोनों को डिपेंड नहीं करता, आपको यही रास्ता वहां तक पहुंचा दे रहा है। तो ये वाला केस हो जाएगा कि कुल तरीके कितने होंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने? 3। तो यहां से यहां तक जाने के 3 तरीके हैं, क्योंकि 3 रास्ते हैं, हर एक रास्ता अपने आप में पर्याप्त है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आप 1 × 1 × 1 नहीं करोगे, यहाँ पे आप 1 + 1 + 1 करोगे। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर देखो, यानी कि जब M1 M2 Mn इंडिपेंडेंट हो, जो मैंने अभी समझाया कि भाई एक रास्ता डिपेंड नहीं करता कि दूसरा रास्ता टूटा है, फूटा है, कैसा है, ये रास्ता सही है तो ये रास्ता पर्याप्त था आपको पहुंचाने के लिए। ठीक है, यानी कि जब M1 M2 Mn इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तब योग होगा, यानी कि तब हम प्लस करेंगे। अच्छा, तो गुणा कब करेंगे? याद रखो, जब वर्क कंप्लीट करने के लिए M1 M2 M3 सभी चरणों को करना होगा, जब सभी को फॉलो करना हो, किसी एक को नहीं किया तो कार्य पूरा ही नहीं होगा। ठीक है,
तब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको। यानी कि जब ये डिपेंडेंट हो, M1 M2 M3 डिपेंडेंट हो। समझ में आया? जैसे जैसे मैं इसी कहानी में बोलूं कि भाई यहाँ पे अभी हमने शर्ट वाली बात करी थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो कितनी पैंट और कितनी शर्ट थी, एक बार देखो, पैंट 3 थी, शर्ट 2 थी। तो जाहिर सी बात है 3 पैंट थी, शर्ट 2 थी। तो क्या हम इनको जोड़ें कुल तरीकों के लिए, गुणा करें? सोचो यार, आपने शर्ट पहन ली और पैंट पहनी ही नहीं ये तो अजीब हो जाएगा ना। मतलब आपको पूरा ड्रेस पहनने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे, पैंट भी पहननी है, शर्ट भी पहननी है। जब दोनों करोगे, यानी सभी चरणों को करना होगा, तब आप मल्टीप्लाई करते हो। यानी उस केस में कितना आया था आंसर? 6। यहां से भी आप देख सकते हो 6 आया। समझ में आया? तो यानी कि जब चीजें डिपेंड करने लग जाए कि भाई एक को किया तो दूसरे को करेंगे तभी काम कंप्लीट होगा, तब हम वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एक से ही काम कंप्लीट हो जाए तो हम प्लस करेंगे। इस चीज को याद रखने के लिए आप सिंपल याद रखना, जब कार्य कंप्लीट हो जाए तब हम प्लस करते हैं। अभी आएगा ये चीज, बहुत यूज होगी क्वेश्चन में। जब कार्य कंप्लीट हो जाए तब हम प्लस करते हैं। जब कार्य बचा रह जाए, यानी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और भी करना पड़ेगा भाई साहब, जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक हम गुणा करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब आप कहोगे यार इतनी सारी आपने बकवास कर दी, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लो आपका कार्य है ए से सी पे जाना, मतलब आप डायरेक्ट ए से सी पे जाना चाहते थे, मतलब आपका मकसद क्या है कि भाई सी पे पहुंच जाओ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो रास्ते जाते हैं वो डायरेक्ट, कोई भी रास्ता आपको दिख नहीं रहा कि आप ए से चलोगे और सी पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है? बल्कि ऐसा है कि बीच में एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है बी। आप पहले बी पे जा सकते हो, फिर बी से मान लो आपको दूसरी सवारी मिलेगी, फिर आप सी पे जा सकते हो। तो अब आपका पूरा काम भले ए से सी पे जाना था, लेकिन ऐसा तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक बात है कि ए से बी तक जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं और बी से सी पे जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप कितने तरीकों से ए से सी पे जा सकते हो। ठीक है? तो देखो, अगर मैं कुल तरीके निकालूं तो देखो, ऐसे हम करें तो भाई एक तरीका तो ये हो जाएगा कि यहाँ से गए और यहाँ से गए, एक तरीका सी तक पहुँचने का। या फिर यहाँ से गए और यहाँ से चले गए, दूसरा तरीका सी पे पहुँचने का। या फिर यहाँ से यहाँ गए, तीसरा तरीका। फिर यहाँ से यहाँ चले गए, चौथा तरीका। फिर यहाँ से यहाँ गए, 5वां तरीका। और फिर या फिर यहाँ से यहाँ चले गए, 6ठा तरीका। ये 6 तरीके हो सकते हैं। बट यही चीज़ हम यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है इनका इस्तेमाल करें तो आराम से हो जाती है। कैसे? पहले देखो, हम अपने पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हमें पहले ए से बी तक के तरीके निकाल लेते हैं। तो ए से बी तक ही, मतलब इसको भी भूल जाओ, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। तो एक तरीका ये है ए से बी पे जाने का, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं इनको गुणा करूं या जोड़ूं। तो मैं कहूंगा यार किसी एक रास्ते को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो पर्याप्त है बी तक पहुंचने का। अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो इस रास्ते थोड़ी जाऊंगा, वो तो एक ही रास्ता मुझे पहुंचा देगा वहां पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको जोड़ोगे 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, यानी 3 तरीके तो ये हो गए, है ना। और इसी तरह से ध्यान देना, भी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है आपको। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, अब मैं सोचूं मैं बी पे पहुंच गया, मुझे बी से सी पे जाना है, इतना ही छोटा मान लो अगर अपना काम हो, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। टोटल कितना तरीके हो जाएंगे? 1 + 1, यानी 2 तरीके तो ये हो जाएंगे। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जो अपना पूरा काम था उसको देखता हूं कि क्या मैं ए से सी तक पहुंच रहा हूं। हाँ, तो भाई ए से बी तक गया मैं 3 तरीकों से, बी से सी तक गया मैं 2 तरीकों से। अब इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में गुणा आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप ए से बी पे जा रहे हो तो आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ सी पे पहुंचने वाला। हमारा मकसद है ए टू सी, कुल तरीके ए से सी तक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। देखो, जब आप 3 तरीके अपनाए आपने, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, गए तो आप एक तरीके से हो गए, लेकिन आपके पास चॉइसेस टोटल 3 थी। ठीक है? तो आप सी तक तो नहीं पहुंचे, यानी सी पे पहुंचने के लिए आपको इनमें से कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको अभी और कुछ करना है, इनमें से भी चुनना पड़ेगा, यानी अब गुणा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि भाई जब ये चीज़ें डिपेंडेंट हों, जब M1 M2 सभी चरणों को करना होगा, तब क्या आएगा? तब मल्टीप्लाई आएगा। अब आपको ये वाला चरण भी करना होगा, 3 वाला, और ये वाला, यानी कि 3 × 2 6 तरीके। समझ में आई बात? ठीक है? ऐसे ही अगर हम आगे चले, अब मान लो फिर से आपका मकसद है ए से सी पे पहुंचना, लेकिन या तो आप
बी से होते हुए सी पे पहुंच सकते हो, कंडीशन ये है, या आप डी से होते हुए सी पे पहुंच सकते हो, कंडीशन ये है। अब ए से बी तक जाने के टोटल 2 रास्ते थे और बी से सी तक जाने का 1 रास्ता है। तो भाई अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, ध्यान से देखो, 2 तरीके तो ये हैं, मेरा काम, क्या मैं सी पे पहुंच गया? भाई इन 2 तरीकों से तो सी पे नहीं पहुंचूंगा ना, उस पर डिपेंड होना पड़ेगा मुझे कि भाई इसके बाद उस पर भी निर्भर होना है, डिपेंड करते हैं। तो मल्टीप्लाई, इधर जाने का एक तरीका, तो 2 गुणा 1 यानी 2, यानी 2 तरीकों से मैं ए से सी पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, या तो ये वाला ए से सी पे पहुंचने का ये तरीका है, 2 गुणा 1 यानी 2 तरीके। अच्छा, अगर मैं ये वाला रास्ता चुनता, मैं या तो वो वाला रास्ता चुनूंगा या फिर ये बीच में या आएगा, यानी कि और आएगा। भाई देखो, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो इधर वाला रास्ता छूट जाएगा, और अगर मैं इधर से जाऊंगा उधर वाला छूट जाएगा, यानी बीच में या आ रहा है, यानी कि ये चीज़ वो चीज़ डिपेंड नहीं करती, ये अलग चीज़ वो अलग चीज़। तो अगर मैं ये वाला रास्ता चुनता तो 3 तरीकों से तो मैं डी तक पहुंचता सिर्फ, है ना, 3 तरीकों से मैं डी पे पहुंचता इनटू, फिर 2 तरीकों से डी से सी पे जाता, अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ था। भाई इन 3 के बाद मुझे इन दोनों पे डिपेंड होना पड़ेगा, काम कंप्लीट नहीं हुआ जब तक मैं डी पे रुका हुआ, मेरा काम तो सी पे पहुंचना था, तो इसलिए गुणा आएगा। तो 3 दूनी 6 तरीके तो ये हो गए। अब क्वेश्चन आता है, इधर से जाने पे टोटल अपने को 2 तरीके मिल रहे हैं, इधर से जा रहे हो तो 6 तरीके हैं। अब इन 2 और 6 को मैं क्या करूं? अब इन 2 और 6 को क्या करूं? जोड़ूंगा। यहाँ पे ऐड क्यों नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला तरीका एक अलग चीज़ है, वो डिपेंड नहीं करता नीचे वाले पे, नीचे वाला डिपेंड नहीं करता ऊपर वाले पे। तो वही चीज़ है, या तो इधर से जाओ या इधर से जाओ 6। तो यहाँ से एक और सिद्धांत आपको मिलता है कि जब या आ जाए बीच में, या यानी कि और, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था, उस टाइम मैंने बोला नहीं क्योंकि कुछ उदाहरण के बाद, जब और आए तो आपको प्लस करना है, जब एंड आए तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो या तो इससे जाऊँगा या इससे जाऊँगा या इससे जाऊँगा, बीच में क्या छुपा हुआ है? या, यानी कि और। तो यहाँ पे जोड़ोगे 1 + 1 + 1 यानी 3। ऐसे अगर मैं सिर्फ बी और सी की बात करूँगा तो या तो इससे जाऊँगा या तो इससे जाऊँगा, तो यहाँ पे 1 + 1 + 2, 1 + 1 2। लेकिन अगर मैं पूरा देखता हूं तो मैं ए से बी पे जाऊंगा एंड, और फिर बी से सी पे जाऊंगा, यानी कि ये जो 3 तरीके हैं और ये जो 2 तरीके हैं, इनके बीच में एंड आ रहा है। भाई इन तीनों में से किसी एक से जाओगे एंड, फिर इन दोनों से भी जाना पड़ेगा। तो यानी जब एंड आएगा तो 3 गुणा में 2 यानी टोटल 6, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब बताओ यार, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? इतनी सारी चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी, है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, या तो इससे यानी 1 + 1, या आ रहा है तो प्लस करेंगे, यानी 2 हो गया। फिर इसमें तो खैर एक ही चॉइस है, लेकिन जब आप इससे जाओगे ए से बी, फिर आपको एंड बी से सी भी जाना पड़ेगा, और आ गया हिंदी वाला और, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी एंड। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ से जाओगे डी तक पहुँच गए तो आपको ये भी जाना पड़ेगा, यानी कि ये एंड ये, तो यानी कि 3 गुणा में 2 6 आ गया। लेकिन अगर मैं इस पूरे को एक रास्ता मानूँ, इस पूरे को एक रास्ता मानूँ, तो या तो इधर से जाऊँगा या इधर से जाऊँगा, तो यानी इन दोनों को बीच में या आ रहा है, और आ रहा है, ओ आर वाला, तो इनको जोड़ूंगा, 2 और 6 8। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो 1-2 छोटी सी चीज़ें और समझो, फिर उदाहरण कराऊंगा मैं आपको दोनों तरीकों से। ठीक है, एक बार कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ देखो, अगला है क्रम गुणित संकेतन, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन। मैं ज़्यादातर फैक्टोरियल यूज करूँगा, है ना, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो कोई एक टर्म ज़्यादा अच्छा रहता है बार बार बोलना। ठीक है, तो आप याद रखना, जब मैं फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो मतलब क्रम गुणित नोटेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन को। तो यहाँ से n फैक्टोरियल या n क्रम गुणित का क्या मतलब होता है कि n यहाँ पे पहली बात कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, या फिर होल नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है n को गुणा करो n-1 से, गुणा करो n-2 से, ऐसे करते करते जब तक आप 1 पे ना पहुँच जाओ। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये 3 है तो यहाँ पे आप गुणा करो 3 को 3 - 1, ठीक है, किससे? 3 - 1 यानी कि 2 से, फिर 3 - 2 यानी 1 से, जब तक आप 1 पे ना पहुँचो। अब मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं इसको ऐसे ना लिख के सीधा लिख दूंगा ना कि भाई 3 - 2 का मतलब, 3 - 1 का मतलब 2 होता है ना, फिर आगे क्या 1 तक पहुँचना है, तो 3 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टर क्या मतलब होगा? 5 गुणा में 5 - 1 यानी कि 4, फिर 4 में से 1 और कम कर दो यानी कि 3, फिर 1 और कम कर दो 2, फिर 1 और कम कर दो 1 तक पहुँचो। तो 5 चौक 20, 60 दूनी 120। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, गलत हो गया, यहाँ से 4 से आएगा। ऐसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 को गुणा करो 3 से, फिर गुणा करो 2 से, फिर गुणा करो 1 से, 4 3 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब समझ में आ गया। अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको, लेकिन पहले जो 4-5 उदाहरण हैं
उनको करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी अभी हम डिटेल में करेंगे। देखो अब हम बात कर लेते हैं कि परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला का क्या मतलब है। क्वेश्चन तो मैं आपको दोनों से कराऊंगा, फॉर्मूले से भी विदाउट फॉर्मूला भी, बट फॉर्मूले से कराने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना। चलो बिना फॉर्मूला तो सिर्फ लॉजिक लगेगा अपना, बट अगर फॉर्मूले से करना है तो आप समझो कि जब हम परम्यूटेशन यानी क्रमचय की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। ध्यान से देखो, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। मतलब आपके पास मैं कुछ चीजें दे दूं और आपसे कहूं कि भाई इतनी चीजों को यहाँ पे लेके इनमें से कितनी अरेंजमेंट हो सकते हैं टोटल वो बता दो। जैसे मैं आपको 3 संख्याएं दे दूं 1, 2 और 5, और आपसे कहूं कितने नंबर हो सकते हैं, और आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। भाई यूज तो इनको करना है लेकिन अंकों की संख्या 2 बनानी है। जैसे आप बना सकते हो 12, आप बना सकते हो 21, आप बना सकते हो 25, इस तरह से है ना, और भी आप बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब मैंने आपको 3 संख्याएं दी और कंडीशन दे दी कि भाई 3 में से कितने अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंक की बनानी है, 3 अंक की बनानी है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ चीजें दे दी जाए है ना, और उनमें से आपको कुछ चीजों को लेके अरेंजमेंट करनी हो, ठीक है, और ऑर्डर मैटर करता हो वहाँ पे, तभी तो खैर वो अरेंजमेंट होगा, तब वहाँ पे आप NPR लिखोगे। देखो NPR का क्या मतलब है, ठीक है, NPR का एक बार मीनिंग समझ लो, फॉर्मूला क्या है उसको भूल जाओ भाई। अभी आप समझो NPR नोटेशन का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे, ठीक है, N वस्तुएं दी गई हैं, ठीक है, N वस्तुएं दी गई हैं और ये डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग N वस्तुएं दी जाएं और इसमें एक बार में N में से R वस्तुएं आपको इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, इनमें से, ठीक है, N में से R एक बार में आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है, एक बार में यूज करनी है, ठीक है, तब आप NPR का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको 1, 2 और 5 टोटल वस्तुएं कितनी दी थी, 3, 1, 2, 3, तो N की वैल्यू के केस में 3 हो जाएगी। और मैंने कहा 2 अंकों की संख्या बनाओ, यानी कि एक बार में आप कोई 2 ही इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि R की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3p2, ठीक है। खैर अभी फॉर्मूले की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा। बस आपको पहचान में आना चाहिए N किसको बोल रहे हैं, R किसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, जहां पे R 0 के बड़ा या बराबर होगा, N से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट और छोटे छोटे याद रखना कि NPN हमेशा N फैक्टोरियल ही होता है, यानी कि अगर मैं 5p5 की बात करूंगा तो ये डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, 6p6 की बात करूंगा तो 6 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। और NP0 1 होता है, यानी कि अगर मैं 6p0 की बात करूंगा तो वो भी 1 होगा, 5p0 की बात करूंगा वो भी 1 होगा, मतलब नीचे 0 आ गया तो वो 1 होगा। क्लियर होगी बात। अब टेंशन मत लेना, अभी हम NPR वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता वो मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रोज नाम का एक शब्द है, देखो इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 4, ROSE, ठीक है। इसके अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब जो अक्षर आपने एक बार यूज कर लिया दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, पहला बिना फॉर्मूले के देखते हैं, दूसरा हम फॉर्मूले के साथ देखते हैं, ठीक है। बिना फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूले के साथ करना है तो कैसे करोगे, ये है। देखो मैंने क्या कहा कि भाई आपको कितने अक्षर वाला शब्द बनाना है, पहले आप वो देखो। तो यहाँ पे बोला गया है 4 ही अक्षर दिए गए हैं, चारों को इस्तेमाल करना है, मतलब 4 अक्षरों वाला ही बनाना है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 जगह, ठीक है, ऐसे मार्क कर दूंगा और मैं बोलूँगा कि यार इस पहली जगह को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ। भाई इनको आगे पीछे करके क्या बन सकता है, ROSE बन सकता है, SORE बन सकता है, EROS, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसे तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि कितनी बनेंगी तो मैं क्या कहूँगा, भाई इसको मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, अभी मेरे पास R भी है, O भी है, S भी है। मान लो अगर मैंने R को उठा के यहाँ पे लिख दिया है ना, तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं R को ना उठाता, O को उठा लेता, या फिर S को उठा लेता, या फिर E को उठा लेता। मतलब अभी मेरे पास चारों बचे हुए हैं, तो इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं, याद रहे।
एक बार में लिखूंगा किसी एक को, लेकिन तरीके 4 हैं मेरे पास, चॉइसेस 4 हैं, है ना। एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे आपको शादी करनी है, आपके पास 4 रिश्ते आए हैं, शादी तो किसी एक से करोगे, लेकिन आपके पास चॉइसेस कितनी थी, 4 चॉइसेस थी। अब उसमें से किसी एक सही शादी कर सकते हो, चारों से तो नहीं करोगे। तो वैसे यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ 4 लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि चारों के चारों खर्च हो गए, भाई किसी एक से ही शादी होगी, बाकी 3 तो बचे रहेंगे ना, वो रिश्ता किसी और दूसरे के पास जाएगा, है ना। तो ऐसे ही मान लो इसके पास 4 तरीके थे, ठीक है। क्या मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं ये सोचूंगा कि प्लस करूं या माइनस आगे, ठीक है, इनमें से। तो मैं कहूंगा यार मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 4 अक्षरों वाला शब्द बनाना था, यहाँ पे तो मैंने एक ही जगह भरी है, काम खत्म नहीं होता है तो मल्टीप्लाई आता है। अब इसको भरने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके, क्योंकि इनमें से कोई एक यहाँ पे आ गया हो, जस्ट इमेजिन आर यहाँ पे आ गया, तो ये तीनों बच्चे रहेंगे, है ना। मान लो आर की शादी हो गई, तो ये 3 रिश्ते कहीं और जाएंगे ना, तो जिसके पास ये 3 हो जाएंगे उसके पास 3 चॉइसेस होंगी, यानी इसको अभी हम 3 तरीकों से भर सकते हैं। आएगा तो कोई एक, मतलब जिसके पास ये 3 रिश्ते गए उसकी शादी भी किसी एक से ही हुई होगी, भाई तीनों से तो नहीं होगी, है ना। तो मतलब क्या है कि इनमें से किसी एक की होगी, तो 2 तो बचे रहेंगे ना, यानी इसको भरने के 2 तरीके। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, जब तक काम खत्म नहीं होगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे 4 तिया 12 दूनी 24, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे सर, यहाँ पे 24। समझ में आ गया, यानी कुल शब्दों की संख्या यहाँ पर जो होगी, कुल शब्द, ठीक है, वो क्या होगा 24। और ये है मेथड 1। मेथड 1 का मतलब है विदाउट फॉर्मूला, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए सिर्फ। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो देखो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको पहले मिटा दूँ। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। मैंने फॉर्मूला में आपको सिखाया था कि भाई एन और आर पहचान लो, और ये पहचान लो कि वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, परम्यूटेशन वाला या कॉम्बिनेशन वाला। परम्यूटेशन के लिए एनपीआर वाला फॉर्मूला लगता है, कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है। कैसे पता लगा, भाई ROSE लिखोगे एक अलग शब्द नजर आएगा, आप O पहले लिख दोगे, S बाद में लिखोगे, E फिर लिखोगे R, ये एक अलग चीज नजर आएगी। यानी इनको आगे पीछे कर रहे हैं, इनका क्रम बदल रहे हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है। जब क्रम से फर्क पड़ेगा तो फॉर्मूला तो NPR वाला ही लगना है, लेकिन यहाँ पे आपको पहचान में आना चाहिए N की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा था जितनी आपको चीजें दी जाएं वो हो गया आपका N। कितनी चीजें दी गई हैं, 4, तो N की वैल्यू हो गई 4। अब और एक बार में जितनी इस्तेमाल करनी हो वो होता है R, और आपसे बोला कि भाई चारों को ही इस्तेमाल करो तभी तो 4 अक्षर वाला बना पाओगे, तो वो भी हो गया 4। तो यानी ये हो गया 4P4। और मैंने अभी आपको बताया कि जब NPN होगा, यानी कि ऊपर भी वही चीज़ नीचे भी वही चीज़, तो सीधा n फैक्टोरियल लिख दो। तो यानी 4P4 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। क्या वही चीज़ आ गई, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ आ गई, यानी कि ये भी हो जाएगा 24। तो ये आपने देखा भाई दोनों तरीकों से तो सेम आंसर आ रहा है। मेरा मकसद है आपको दोनों तरीके सिखा पाना, क्योंकि भाई पेपर में ना जब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो फॉर्मूले से आपको कठिन लगेंगे, ऐसे आसान लगेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे क्या करूं, लेकिन फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में इतने कॉम्प्लेक्स होंगे कि आपको कुछ हिस्सा फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, कुछ हिस्सा इससे, फिर दोनों को मिला के करना पड़ेगा जब आप कॉम्पिटिशन लेवल पे जाओगे। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हैं अपन, फॉर्मूले से कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अपने पास झंडे कितने दिए गए हैं, 4, ठीक है। इनसे कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। संकेत यानी सिग्नल, है ना। जैसे मान लो 4 अलग अलग झंडे थे, आपने 2 अलग अलग झंडे कलर ऊपर लगाए तो उसका एक अलग मतलब है। जैसे आपने अगर लाल ऊपर रखा, हरा ऊपर रखा, तो उसका कुछ और मतलब है। आपने हरा ऊपर रख दिया, लाल नीचे रख दिया, उसका कुछ और मतलब है। आपके पास टोटल 4 अलग झंडे थे, मान लो झंडा पीला है, पीला ऊपर रख दिया, हरा नीचे रख दिया, उसका एक अलग मतलब है। हरा ऊपर रखा, नीला ऊपर रखा, तो दूर से कोई देख रहा है आपका दोस्त, है ना, आपने अपने दोस्त को बता रखा है कि यार जब मैं ये वाला झंडा ऊपर रखूंगा, ये वाला झंडा नीचे रखूंगा, तो इसका मतलब ये होगा, तो उसको सिग्नल मिल जा रहा है ना वहाँ से। तो ऐसे कोई सिग्नल बनाने हैं, आपके पास टोटल झंडे 4 हैं, तो क्वेश्चन आता है आप कितने अलग अलग तरह के सिग्नल बना सकते हो। तो इसको करने का फिर से मेथड 1 देख लो, है ना। अगर मैं बात करूं बिना फॉर्मूले के करना है,
तो मेथड 1 हो जाएगा वो। भाई देखो, आपके पास टोटल 4 झंडे मतलब 4 अलग अलग कलर हैं, तो आपने कोई सा एक कलर यहाँ पे रखना है, लेकिन इसको भरने के लिए कितने तरीके हैं? चारों में से कोई एक कलर ही आएगा, लेकिन भरने के तरीके आपके पास अभी 4 हैं। क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, तो मल्टीप्लाई आएगा। अब आपने 4 झंडों में से कोई एक यहाँ पे रख दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है जब तक बोला ना जाए, मतलब सेम कलर 2 जगह नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो फिर से 4 में से एक तो यहाँ पे आ गया होगा ना, बाकी 3 बचे रह जाएंगे। तो यहाँ से टोटल 4 गुणा 3 करोगे कितना आएगा? 12। तो यहाँ से कितने सिग्नल बन सकते हैं? 12। अब सोचो कि अगर यहाँ से आपके पास फॉर्मूले से यही चीज़ करनी हो आपको, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई फॉर्मूले से ही करो, तो मेथड 2 क्या होगा? तो यार देखो, सीधी सी बात ये भैया कि यहाँ पे n क्या होता है पहले वो डिसाइड कर लो। n मतलब जो भी टोटल चीज़ें आपको दी गई हैं, टोटल कितने झंडे दिए गए हैं? 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। r डिसाइड कर लो, मतलब एक बार में इस्तेमाल कितनी करनी है, तो एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 ही झंडे इस्तेमाल करने हैं, यानी इस बार r की वैल्यू हो गई 2। फिर इस्तेमाल करने के बाद आप ये सोचोगे कि ये NPR यानी परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, क्रमचय का है या संचय का है। तो आपको पता लगे तो क्रमचय का है, क्योंकि अगर हम लाल ऊपर रखेंगे नीला नीचे रखेंगे तो एक अलग सिग्नल जाएगा। इसका उल्टा कर दो, क्रम बदल दो, नीला ऊपर लाल नीचे, तो एक अलग सिग्नल जाएगा। तो मतलब क्रम बदल रहे हैं तो सिग्नल ही बदल जा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आपने अपने दोस्त से कहा हो जब मैं लाल ऊपर रखूंगा नीला नीचे रखूंगा तो उसका मतलब है हाँ, और जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो उसका मतलब है ना, है ना, सिग्नल ही तो भेजना है दूर से। तो मतलब क्या कि भाई क्रम का फर्क पड़ रहा है, यानी कि NPR वाला फॉर्मूला लगना है ना। तो NPR मतलब n की जगह 4, PR की जगह 2, 4P2 होगा। 4P2 कैसे सोल्व करोगे? देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, मैं पहले ये फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है? 4, तो यानी ऊपर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस r, यानी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो इसको अब करते कैसे हो, ध्यान देना। नीचे तो 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल बचेगा, यहीं पे रुक जाओ। छोटा वाला देखो पहले क्या है, फिर बड़े वाले को ओपन करना चालू करो। 4 गुणा में 3 गुणा में 2 पे रुक सकते हो आप, आगे 1 लिखते हैं ना, अब उस वहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि वो सेम ही चीज़ है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गया, 4 गुणा में 3 यानी 12। तो यहाँ से भी कितना आया आंसर? 12, और यहाँ से भी आंसर कितना आया था? 12। यह है कुल सिग्नलों की संख्या, है ना, आप लिख लेना यार, ठीक है, कुल सिग्नलों की संख्या, ठीक है, या कुल संकेत। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये दोनों तरीकों से ये वाला सवाल कैसे कर सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा चैलेंज उत्पन्न होगा फॉर्मूले से करने में, लेकिन ध्यान से देखो। पहले कह रहा है कि अंकों 1 2 3 4 5 अंक अपने पास कौन कौन से हैं? अंक अपने पास कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इनसे कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? इस बार रिपीटिशन अलाउड है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो देखो बात करते हैं मेथड 1 की, ठीक है, बात करते हैं मेथड 1 यानी विदाउट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले की, और फिर हम बात करेंगे मेथड 2 यानी कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अंक आपके पास जो भी हों, लेकिन आपको बनानी कितने अंकों वाली संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। 2 अंक यानी कि अंक आपको 2 ही इस्तेमाल करने हैं, 2 अंकों की संख्या बनाओगे, है ना। आप अच्छे से लिखना है यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कुल सम संख्याएं जो बनाई जा सकती है ना, कुल सम संख्याएं। देखो अगर संख्याएं बनानी होती तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता, लेकिन कंडीशन है आपको सम संख्याएं बनानी है। तो जब सम संख्या बनानी होंगी तो इसको पहले देखेंगे ना, इकाई का अंक क्या हो सकता है। भाई सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं जिसके इकाई का अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही हो सकता है। अब इस केस में तो इतने ही अंक दिए गए हैं, तो यानी इस केस में 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 है ही नहीं अपने पास, है ना। 6 भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, 0 भी नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, 2 या 4 ही हैं। भाई अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो सम संख्याओं के लिए इकाई पे ही आ सकता है, यानी कि इकाई का अंक भरने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, या तो 2 रखूं यहाँ पे या 4 रखूं, तो 2 ही तरीके हैं। काम मेरा खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई आएगा। फिर इस यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 था,
तो अगर मैं पुनरावृत्ति अगर अलाउड नहीं होती तो मैं कहता 5 में से कोई एक यहाँ पे आया होगा। तरीके 2 हैं, आया तो कोई एक ही होगा, या तो 2 आया होगा तो 4 नहीं आया होगा, 4 बचा होगा, 4 आया होगा तो 2 नहीं आया होगा, 2 बचा होगा। तो मतलब मान लो अगर 2 आ गया तो 1 2 3 4 तब भी 4 चीज़ें बचती, और अगर 4 आ जाता है यहाँ पे तो 4 खर्च हो गया तो 1 2 3 5 तब भी बचती। तो मैं यहाँ पे 4 लिखता, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। वो वाला केस कब था जब पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, एक ही चीज़ को आप एक ही बार यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है साफ साफ पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब आपने जिसको खर्च कर दिया लिख दिया उसको यहाँ भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे अपने मान लो 4 लिख दिया तो यहाँ भी 4 लिख सकते हो, ये मतलब है। तो यानी कि इसको भरने के फिर से अपने पास 5 ही तरीके होंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 5 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर रिपीटिशन अलाउड था। मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर यही चीज़ रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली होती है ना, तो याद रखना रिपीटिशन अगर नॉट अलाउड वाला होता, अगर है नहीं ऐसा, बट आपको आना चाहिए ना, पेपर में क्या पता पूछ ले, तो आप क्या करते भाई, इसको तो 2 तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन कोई सा एक खर्च हो जाएगा तो इसको 4 ही तरीकों से भर पाओगे। समझ में आया? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, वो फिर कितना हो जाएगा 8। खैर अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ मेथड 2, फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले से देखो, क्वेश्चन तो परम्यूटेशन का सीधा से समझ में आ गया, क्योंकि अंकों को आगे पीछे करोगे अलग संख्या बन जाएंगी, तो ऑर्डर का तो फर्क पड़ रहा है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है कि भाई इकाई के अंक पे ध्यान देना होगा। इकाई के अंक के लिए सिर्फ कितने उम्मीदवार हैं, या तो 4 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, यानी 2 ही उम्मीदवार हैं। इकाई के अंक के लिए 2 ही उम्मीदवार हैं। मतलब मैं इसको अगर अच्छे से करके दिखाऊँ ना बिल्कुल तरीके से, ताकि आपको कभी भूले ना, तो आप ऐसे याद रखो कि भाई 1 3, या पूरा सही से लिखता हूँ ना, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 लोग थे। लेकिन अब इनमें से सिर्फ 2 और 4 ऐसे हैं जो इकाई के अंक पे आएंगे। तो 2 लोग हैं, लेकिन इकाई के अंक पे आ कितने लोग सकते हैं, एक बार में तो एक ही आएगा। मतलब आपके पास ना देखो, इकाई का अंक ऐसे लिख देता हूँ ना, ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक। इकाई के अंक पे जो आएगा वो सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं, बाकी 1 3 5 को तो अलाउड ही नहीं यहाँ पे आना, तो उनको हम क्यों गिने। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, अभी पूरे की बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 में से कोई एक आ सकता है, 2 में से, याद रखो 2 में से कोई एक आ सकता है। क्लियर? क्या अपना काम पूरा हो गया? नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी बात करेंगे, इस यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड थी, जो खर्च हुआ गया हो गया वो भी यहाँ आ सकता है। मतलब 5 के 5 बचे हुए हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो एक कम लिखते हैं, नहीं 4, बट यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो भाई कोई भी यहाँ पे आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जगह कितनी है, एक ही है, तो एक बार में तो कोई एक ही आ पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 5p1 5 होता है, 2p1 2 होता है, 5 गुणा में 2 कितना होता है 10। याद रखना np1 n ही होता है ना। चाहे आप करके देख लो, 5p निकालोगे तो 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना जाएगा 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, है ना। नीचे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल पे रुक जाना, और नीचे 4 फैक्टोरियल है तो काट देना 5। तो इसको यार इतना लंबे चौड़े तरीके से मत याद रखो, सीधा याद रखो आप एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, कहीं आपकी कैलकुलेशन बहुत सारी बच जाएगी कि np1 n ही होता है, यानी 6p1 6 होगा, 7p1 7 होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ठीक है, क्लियर हो गया। पीछे लिखवाया भी होगा शायद ये, ठीक है, नहीं लिखवाया तो यहाँ लिख लेना np1 n होता है। ठीक, क्लियर हो गई बात, दोनों तरीकों से 10 आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला है कि उदाहरण 4, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों के साथ एक ऊर्ध्व दंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया सकता है। अब यहाँ पर देखो, झंडे आपके पास 5 ही हैं, ठीक है, आपके पास टोटल 5 झंडे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया यार, यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, लेकिन संकेतों की संख्या ज्ञात की है जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक बार में इस्तेमाल करना है। ठीक है, कम से कम 2 झंडे, यानी कि या तो आपने एक झंडा और, ठीक है, और दूसरा झंडा यहाँ रखा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ना लिख के बगल बगल में लिखता हूँ ताकि जगह ज़्यादा बने। या तो आपने 2 झंडे से सिग्नल बना दिया, या फिर आपने एक झंडा, दूसरा झंडा, तीसरा झंडा, या है बीच में। मतलब अगर आप 2 झंडों का सिग्नल बनाओगे तो 3 नहीं बनाओगे, आप एक ही कर सकते हो। कम से कम झंडों का सिग्नल बनाना था, आपकी चॉइस है। आप 2 झंडों वाला बनाओ,
3 झंडों वाला बनाओ, या फिर कम से कम 2 तो 4 में भी होंगे। अगर मैंने 4 झंडों का सिग्नल बना दिया तो कम से कम 2 तो है ना यहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप 5 झंडों वाला ही सिग्नल बना दो। अब आपके पास 5 ही झंडे थे तो 6 का तो बना नहीं सकते, इससे आगे तो नहीं जाओगे यार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर आपके पास 5 झंडे हैं, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड का तो बोला नहीं, तो मेथड 1 जो होगा अपना बिना फॉर्मूले वाला, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे कि भाई पहले सिग्नल में यहाँ पे 5 में से कोई सा एक झंडा रख दिया, काम खत्म नहीं हुआ, गुणा आई, अगले के लिए 4 ही झंडे बचे, तो 5 गुणा में 4 आ गया 20। अब ये वाला अगर आपने बनाया तो ये डिपेंड नहीं करता उस पर, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ थी, है ना। मान लो आपने ये नहीं किया, आपने कहा चलो मैं 3 वाला सिग्नल बनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कम से कम 2 बोला है, तो 3 झंडे सेलेक्ट करोगे, तो 3 झंडों वाला सिग्नल बनाओगे, तो उसमें भी तो कम से कम 2 हैं। तो यहाँ पे 5 झंडों में से कोई एक झंडा लगा दिया आपने, बाकी 4 झंडों में से कोई एक लगा दिया, बाकी 3 में से कोई एक। काम आपका कंप्लीट तब हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, तो 5 चौक 20 तियाँ 60। लेकिन ये वाला 20 और ये वाला 60 प्लस होंगे, क्योंकि या तो आप ये करोगे या बीच में या है, ये वाला काम करोगे तो ये वाला नहीं कर पाओगे, ये वाला करोगे तो वो वाला नहीं कर पाओगे, किसी एक रास्ते जाओगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, तो इसलिए अब यहाँ प्लस आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने वहाँ पे, ठीक है, सिद्धांत बताया कि आप गुणा कब करोगे, जोड़ोगे कब, वो चीज़ कहाँ काम आती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपने 4 झंडों वाला सिग्नल बनाया, तो यहाँ से 5 गुणा में 4, काम खत्म नहीं हुआ गुणा आएगा, काम खत्म नहीं हुआ गुणा आएगा, काम खत्म नहीं हुआ गुणा आएगा, तो 5 चौक 20 तियाँ 60 दूनी यानी 120, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता था आपने 5 झंडों वाला सिग्नल ही बनाया हो, तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो फिर से ये 5 चौक 20 60 दूनी 120 एकम 120 ही होगा, और जोड़ोगे टोटल कुल सिग्नल कितने बनेंगे, 120 120 240 और 60 300 और 20 320, यानी कुल सिग्नल, है ना, कुल क्या बनाना था हमें, सिग्नल ही बनाना था, हाँ, कुल संकेत, समझ में आ गया। कुल संकेत कितने बनेंगे, 360 320। अब मैं बात करूं अगर मेथड 2 की, मैं बात करूं फॉर्मूले वाले मेथड की, यानी कि मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा यार। तो देखो भाई साहब, ठीक है, आपके पास क्या है कि आप चाहो तो देखो, टोटल झंडे आपके पास 5 हैं, टोटल झंडे आपके पास 5 हैं, और ऊपर पहले कौन सा कलर बाद में कौन सा कलर वाला झंडा यूज करोगे उससे अलग सिग्नल बनेगा, यानी कि लाल पहले सफेद बाद में तो अलग सिग्नल है, सफेद पहले तो लाल बाद में, वो एक अलग सिग्नल माना जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है, नहीं पी वाला फॉर्मूला आएगा, है ना। कम से कम 2 झंडे चाहिए थे, यानी कि या तो आपने 2 झंडों वाला सिग्नल बना दिया, 5 पे 2 आ गया, या फिर बीच में प्लस आएगा और नहीं आएगा, या तो 2 वाला बनाओगे या 3 वाला या 4 वाला या 5 वाला, बीच में या आ रहा है। और मैंने शुरू में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बताई थी कि या आ रहा है यानी कि और, है ना, हिंदी में लिख दो या, तो प्लस करोगे एंड यानी कि और आ रहा है, और ठीक है, कन्फ्यूज बनाओ तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे या आ गया ना, या तो ये या तो वो, तो पक्की बात है, कहाँ गया भाई मेरा, ठीक है, तो पक्की बात है कि भाई हो सकता था कि आपने 3 झंडों वाला सिग्नल बनाया हो, क्योंकि कम से कम 3, या फिर हो सकता है कि आपने 4 झंडों वाला सिग्नल बनाया हो, या फिर हो सकता है आपने 5 झंडों वाला सिग्नल बनाया हो। आ रही ना बात समझ में, सॉल्व करके देख लेना। असलियत में 5p2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। 5p3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली चीज़ को, सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60। 5p4 को रिप्रेजेंट करोगे तो 120, और 5p5 को रिप्रेजेंट कर मतलब सॉल्व करोगे तो 120, अगेन आएगा 360, आप किसी भी 320, ठीक है, 320 सिग्नल हैं टोटल, ठीक है। आप कैसे भी करके देख लो। देखो मैंने आपको दोनों तरीके बताया, बहुत मेहनत की है मैंने कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूँ वीडियो की, मतलब इस लेक्चर की, कैसे कैसे चीज़ों को समझाऊं, ताकि बच्चों को ना मतलब एकदम ऐसी वीडियो मिल जाएगी एकदम मस्त है भाई, सब सही है यार, फॉर्मूलों के साथ भी अपने को आ रहा है, विदाउट फॉर्मूला भी अपने को आ रहा है, बीच में क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर मतलब मज़े ही मज़े हैं। चलो अब आगे चलते हैं, अब आसान आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर से कैमरा, क्योंकि हर 29 मिनट बाद ये बंद हो जाता है, इससे पहले मुझे इसको दोबारा एक बार, ठीक है ना, रिस्टार्ट करना होता है, नहीं तो पता लगता है मैं इधर पढ़ाते रहता हूँ उधर रिकॉर्डिंग ही बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, मान निकालना, अब निकाल लोगे ना यार,
आराम से निकाल लोगे। जैसा पहला है 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, गुणा में 2 गुणा में 1, 5 चौक 20 60 दूनी 120, तो कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल भी निकाल लोगे, 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी उसमें 5 फैक्टोरियल घटा लोगे, है ना। तो मतलब कि सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, थर्ड पार्ट भी आप खुद कर लेना यार, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, उदाहरण 6 की बात करें तो देखो वो भी ऐसा ही है, बट इसमें थोड़ा सॉल्व करने का तरीका देख लो, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कैसे हम आसानी से इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना होता है बड़ा कौन है, बड़े वाले को ओपन करना चालू करो। जैसे बड़ा है 7 फैक्टोरियल, तो 7 को खोलो, 7 फिर क्या लिखोगे 6, फिर क्या लिखोगे 5, लेकिन फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, रुक जाओ। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। नीचे देखो 5 था ना इसलिए रुक गया। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं भी रुकता तो गुणा में 4 लिखता, गुणा में 3 लिखता, गुणा में 2 लिखता, गुणा में 1 लिखता। असलियत में ये वैल्यू 5 फैक्टोरियल की ही तो है यार, इसलिए आप कहीं भी रुक के वहाँ पे फैक्टोरियल रोक दो। समझ में आया, इसलिए मैंने वहाँ पे रोक दिया। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो 7 गुणा में 6 कितना होता है 42। तो ये आ गया हो आपको पहला समझ में। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। देखो 12 फैक्टोरियल है, नीचे देखो नीचे कितना है 10 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूँगा 12 को खोलूँगा, 12 गुणा में 11 गुणा में 10 पे रुक जाऊँगा, क्योंकि मुझे मिल गया नीचे 10 फैक्टोरियल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, क्योंकि 2 गुणा में 1 लिख सकते हो, तो 2 से काटोगे 2 6 12, 11 गुणा में 6 करोगे 66 हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है, मान निकालिए। ठीक है, ये आप आराम से आप कर सकते हो। देखो ना n फैक्टोरियल है डिवाइड बाई r फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस आर, इसका मान ही तो निकालना है, n माइनस आर का फैक्टोरियल है। n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 5 रखोगे तो ऊपर 5 नजर आएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या यार, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल पर रुक जाना। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 चौक 20 बटे में 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये भी आसान है, यहाँ पर देखो कितना है 1 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, प्लस में कितना है 1 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, बराबर कितना है x डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। अब आपको करना क्या है, सबसे छोटा ढूंढना है इनमें से, कौन है 8, तो सबको 8 पे रख दो। 1 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 9 इंटू 8, रुक जाओ वहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, 8 नहीं। ठीक है, फिर 10 को क्या लिखो 10 फैक्टोरियल क्या लिखो 10 इंटू में 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। सबका 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल उड़ा दो, तो यहाँ पे पूरा कट गया, तो 1 बाई 1 यानी 1 बचा है, यहाँ पे 1 बाई 9 बचा है, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल उड़ चुका है, तो x डिवाइड बाई 90 बचा हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 9 बन जाए 9 और 1, ठीक है 9 कम 9 और 1 10 बटे 9, 10 बटे 9 बचा हुआ है, और बराबर x बटे 90 बचा हुआ है। तो x की वैल्यू 90 गुणा में आ जाएगा, यानी सीधा सीधा मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें जगह बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे देखो, मैं सीधा लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 90 गुणा में आएगा, यानी कि 90 गुणा में 10 बटे 100, 10 बटे 9, 10 बटे 9 है ना, 90 गुणा में आ जाएगा, तो 9 से काटोगे 10 हो जाएगा, तो x का मान 100 हो जाएगा, है ना आसान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, और अब देखो ज़रा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उदाहरण एक दोबारा से क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो कि मैं सिखाना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रमेय 2 जो दे रखी है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचों की संख्या, जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, n की पावर r होती है। अब क्या मतलब है, मतलब आप अगर रिपीट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है, n में से आप r चीज़ें एक बार में सेलेक्ट कर रहे हो, फिर उनको अरेंज कर रहे हो, सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपने अगर रिपीटिशन अलाउड था तो आपने ये देखना है कि आपको कितनी चीज़ें दी गई थी n, एक बार में कितनी इस्तेमाल कर रहे हो उसकी पावर कर दो। जैसे अभी आपको यहाँ समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उदाहरण के बिना कैसे समझोगे यार। जैसे क्वेश्चन था ना कि आपके पास रोज़ है, इससे बनने वाले 4 अक्षरों, चाहे वो अर्थ हो उनका या ना हो, आगे पीछे करके कितने ऐसे बन सकते हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी। जब नहीं थी
जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी, यानी इस केस में हमने क्या कहा था, टोटल 4 जगह बनाई थी भाई, 4, एक खर्च हो गया तो यहाँ पे 3, फिर एक खर्च हो गया तो 2 ही तरीके बचे यहाँ इसको भरने के लिए, इसको 1, 4 तियाँ 12, 2 24, तब 24 तरीके आए थे। बट अगर मैं केस 2 की बात करूँ, यानी कि पुनरावृत्ति अगर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से 4 जगह बनाऊँगा और मैं कहूँगा यार इसको भरने के 4 तरीके हैं। मान लो मैंने आर यहाँ पे लिख दिया तो मेरे पास OSE बचा, लेकिन जब यहाँ पे अनुमति है रिपीट करने की, तो जो मैंने आर लिख दिया था, खर्च हो गया था, मैं उस आर को दोबारा से लिख सकता हूँ यहाँ पे। यानी इसको भरने के लिए भी 4 ही तरीके होंगे, इसको भरने के भी 4 ही तरीके होंगे, इसको भरने के भी 4 ही तरीके होंगे। तो असलियत में क्या आ गया, 4 की पावर 4। समझ में आई बात, यानी n की पावर r। अब इस केस में n भी 4 था, ठीक है, n भी 4 था, मतलब 4 ही अक्षर दिए गए थे और आपको इस्तेमाल भी 4 ही करने थे, इसलिए आपको कन्फ्यूज हो कौन सा 4 कहाँ पे, n ऊपर है कि r ऊपर है ना। इससे अच्छा मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मान लो कि आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और अंक हैं 1, 4 और 6 और रिपीटिशन, ठीक है, अलाउड है आपको कि रिपीट कर लो, ठीक है। और आपको मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को सेम नहीं रखते, आपको 2 ही अंक चुनने हैं एक बार। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 में से एक, यानी कि n की वैल्यू हो गई 3, एक बार में इस्तेमाल कितनी करनी है, 2, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटिशन अलाउड है तो सीधा 3 की पावर 2 आंसर आएगा। या फिर आप यहाँ करो, अगर इस तरीके से करें तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन भरने के तरीके 3 हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो उन तीनों को फिर से आप यहाँ पे लिख पाओगे, 3 गुणा 3 अगेन 3 की पावर 2 बनेगा। देखो सेम टू सेम आंसर आया। तो मतलब n की पावर r का ये मतलब है कि अगर अलाउड है, n चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है ना, n चीज़ें हैं आपके पास, विभिन्न होनी चाहिए, अलग अलग n चीज़ें होनी चाहिए, उनमें से r आप एक बार में इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो सीधा सीधा NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो आंसर आएगा n की पावर r। तो आंसर कितना आएगा, n की पावर r। जब अलाउड है तो n की पावर r, नहीं है तो NPR। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला है क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती थी, मतलब कुछ भी एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होता था। लेकिन अब मान लो अगर कुछ चीज़ें एक जैसी आ जाएं तब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक बार मैं कैमरे की बैटरी बदल दूं, कैमरे की बैटरी लो हो रहा है, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो यार, मैंने भी आपको क्या बताया कैमरा बंद होने से पहले, ठीक है, दोबारा रिस्टार्ट किया मैंने कैमरे को। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सेम टू सेम है, तब आप क्या करोगे। तब आपको याद रखना है कि अगर मान लो, ठीक है, मान लो कि आपके पास n वस्तुएं टोटल हैं, उनका अरेंजमेंट करना है आपको, जहाँ पे p वस्तुएं समान प्रकार की हैं और बाकी सभी अलग अलग प्रकार की हैं। तो इसको आप कैसे लिखते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, जितनी भी चीज़ें समान थी। अब मान लो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिल जाती q, जो फिर से समान होती, तो नीचे q फैक्टोरियल और आ जाता। मतलब जितनी चीज़ें एक जैसी होंगी उनको ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई में आप चीज़ों को लिखते जाओगे। समझ में आ गई बात। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे है इलाहाबाद, इसे हिंदी में हम इलाहाबाद भी कहते हैं। इसके अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, आपको पता होगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, टोटल कितने अक्षर हैं यहाँ पे, अगर आप गिनना चाहो तो आप आसानी से काउंट कर पाओगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल यानी कि जो अक्षर है 9 है, यानी n की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, अगर आप ये देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, जो L है, L वो कितनी बार है, 1 2, ठीक है, 2 बार है, ठीक है। L जो है ये यहाँ पे 2 बार आया है, यानी L तो रिपीट हो गया। और A अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार आ गया, तो A जो है यहाँ पे ये 4 बार आ गया। तो जैसे यहाँ पे मान लो P कोई वस्तु थी जो समान प्रकार की है, P वस्तु है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं कुल, ठीक है, संख्या ज्ञात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ज्ञात करूँ, कुल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, यानी कुल क्रमचयों की संख्या, या यूँ कह लो कितने शब्द बनाए जाएंगे, कुल क्रमचयों की संख्या। अगर मैं सबको एक बार में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे निकालोगे, क्या लिखा हुआ है कि अगर कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, तो पहले तो देखो कितने लोग थे, n लोग थे, तो n का फैक्टोरियल निकाल दो। जैसे यहाँ पे 9 लोग हैं तो 9 का फैक्टोरियल निकाल दो,
डिवाइड बाय देखो एक जैसी कौन कौन सी, जैसे P वस्तुएं समान प्रकार की थी तो यहाँ पे L समान प्रकार का है 2 बार, तो यहाँ पे L कितनी बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और A कितनी बार है 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी जितनी चीज़ें ऐसे रिपीट होती रहेंगी उनको आप ऐसे लिखोगे डिवाइड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि जब सब चीज़ें अलग अलग थी, जैसे सोचो सब चीज़ें अलग अलग थी तो सबको आगे पीछे करने से फर्क पड़ रहा है। बट अगर आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, जब कुछ चीज़ें समान भी रहेंगी, तो सोचो उस केस का सोचो जहाँ पे मैंने ये वाला ए उठा के यहाँ पे लिख दिया इस ए की जगह पे, और ये वाला ए यहाँ पे रख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया होगा। अगर मैं इसको ना देखूँ तो ये वाला ए मैं यहाँ लिखूँ या फिर ये वाला ए यहाँ लिखूँ, पता लगेगा कौन सा ए कहाँ पे है? दोनों ए तो सेम ही है यार, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कंसीडर करना होता है कि जो चीज़ें एक जैसी है उनको उनका हिसाब किताब किया जाए, और वो ऐसे होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5, रुक जाओ आप, 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 नीचे भी है। ठीक है, यानी कि 4 फैक्टोरियल, नीचे तो 4 ऑलरेडी है वो तो कटना है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। खैर तो 4 से 4 कट गया, 2 से किसी को भी काट लो यार, जैसे 2 से मैंने काट लिया, 2 3 6। अब गुणा जब आप कर रहे होते हो तो आप ना, अगर आपको जल्दी मल्टीप्लाई करना है तो आप सोचो जीरो कहाँ पे बन रहा है उसको पहले करो। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 8 गुणा में 5 में जीरो तो आता है, 8 गुणा में 5 करेंगे 40, जीरो आ गया ना। 40 गुणा में 3 कर दो 120, 120 यानी कि 12 के आगे जीरो, 12 गुणा में 9 कर दो 12 निम में 108, यानी सबको गुणा कर लिया 7 रहता है बस, यानी 108 एक जीरो लगा दो 7 और रहता है क्योंकि 7 को गुणा नहीं किया था, है ना। तो अब इनको गुणा करोगे तो 1 0 0, 8 7 56 का 6 हासिल किया 5, और 7 0 0 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 एकम 7, 7560 टोटल तरीके यहाँ पे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा, ये था उदाहरण 9। ठीक है, हमने इस तरीके से किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक जैसी चीज़ें हैं और उनमें से कुछ अलग है तो कैसे करोगे। उदाहरण 10 देखो, तो देखो यार, अगला है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 अनुमति नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 9। अगर यहाँ पे जीरो भी होता तो कहानी बदल जाती, याद रखना, क्योंकि जीरो हम इस अंक पे नहीं लिख सकते, तब वो 4 अंक की संख्या नहीं बनेगी, तो जीरो वाला केस भी आएगा। ठीक है, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 8, इसको भरने के कितने तरीके हैं? 7, इसको भरने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनको गुणा कर लेना, 3024 आ जाएगा। ये तो था मेथड 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, कुल कितनी संख्या बन रही है, यानी कुल 4 अंकों की संख्या जो इनका प्रयोग करके बनाई जा सकती है। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यार। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहली बात तो 1 से लेकर 9 तक सारी अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो यानी NPR वाला फॉर्मूला लग जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 9p। एक बार में हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं? 4, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसको भी सॉल्व करके देख लेना, 3024 ही आएगा, चाहे आप करके देखना। ठीक है, दोनों से एक ही जैसा आंसर मिलता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था प्रमेय 3, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, यानी कि n वस्तुओं के क्रमचों की संख्या n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल इंटू P2 Pk होगी अगर Pa जो है वो एक प्रकार की हैं, ठीक है, P2 जो है वो दूसरे प्रकार की हैं, Pk जो है तीसरे प्रकार की हैं। जैसे इलाहाबाद वाले में, ठीक है, L जो थे वो दोनों L एक प्रकार के थे, तो मान लो वो P1 की वैल्यू हो गई, और चारों A एक प्रकार के थे, तो जो A वाला केस था वो P2 हो गया। तो इसलिए हमने 2 बार लिखा था ना, एक बार 2 फैक्टोरियल, एक बार 4 फैक्टोरियल। मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट रुक जाओ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 भी लिखा था, 4 भी लिखा था, दोनों आए थे ना नीचे, वही वाला केस है ये, मतलब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करोगे और समझ आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 4 लाल हैं, 3 पीली हैं और 2 हरी डिस्को को, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं है। मतलब लाल वाली एक जैसी दिखती हैं सारी, तीनों पीली एक जैसी दिखती है, दोनों हरी एक जैसी दिखती हैं। तो पहले तो n की वैल्यू निकालो, n मतलब टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पे 4 लाल हैं, 3 पीली हैं, 2 हरी हैं, तो 4 3 7 2 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ तरीके, यानी कुल तरीके जो होंगे व्यवस्थित करने के, कुल तरीके, वो सीधा सीधा कैसे निकलेगा,
वो सीधा सीधा कैसे निकलेगा भाई, 9 फैक्टोरियल करो, जो एक जैसी हैं उनसे डिवाइड करते रहो उनके फैक्टोरियल से। जैसे चारों लाल एक जैसी हैं तो यानी कि 4 फैक्टोरियल, 3 पीली एक जैसी हैं 3 फैक्टोरियल, 2 हरी एक जैसी हैं 2 फैक्टोरियल। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है वर्ड वाला समझ में आया था तो आप ऐसे करो ना, जैसे इलाहाबाद था वैसे यहाँ पे 4 लाल हैं 4 बार आर समझ लो यार, 4 रेड हैं, 3 पीली हैं 3 बार येलो समझ लो यार, 2 हरी हैं 2 बार ग्रीन समझ लो यार। मान लो एक शब्द है, अब यहाँ पे टोटल 4 3 7 2 9 है, 9 फैक्टोरियल हो गया। 4 बार आर रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, 3 बार वाई रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 2 बार ग्रीन रिपीट हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और। समझ में आया? तो इस तरह से ठीक है, ये हो गया उदाहरण नंबर आपका 15। ठीक है, अब आप कहोगे यार इसके बाद ठीक है 10 के बाद सीधा 15 क्यों? क्योंकि ये जरूरी था ना, अभी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने देखा था तो इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताना कि उदाहरण 15 का आंसर कितना आता है। इसको आप सॉल्व तो कर लोगे ना यार अब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और उदाहरण 11 देख लेते हैं, क्योंकि सीधा मैंने 15 करा दिया जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि वो बीच में कराना जरूरी था। अभी उदाहरण 11 देखो। ठीक है, कैमरा एक मिनट रुक जाओ, साउंड रिकॉर्डर ऑन है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं जिन्हें इन अंकों से बनाया जा सकता है। अपने पास अंक कौन कौन से हैं भाई, पहले देख लो यार। अंक अपने पास हैं 0 1 2 3 4 5, ये अंक हैं। और आगे बोला गया है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी जो अंक आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया एक नंबर में वो बस, ठीक है, उसमें दूसरा बार वही अंक नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसको दोनों तरीकों से कराऊँ क्या, है ना? ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीकों से सीखना जरूरी है, काफ़ी बच्चे इसका वेट कर रहे होंगे। ठीक है, कि इसको हम दोनों तरीकों से कैसे करेंगे। बिना फॉर्मूले वाला तो सबको आता होगा, फॉर्मूले वाले में कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो। चलो विदाउट फॉर्मूला यानी कि मेथड नंबर 1 पहले देखते हैं। ठीक है, मेथड 1। तो अब मुझे एक बात बताओ यार कि भाई कितने अंकों की संख्या बनानी है आपको। यहाँ पे कह रहा है 100 से 1000 के बीच में, 100 से 1000 के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं 3 अंक की संख्याएं होती हैं, है ना? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई 100 से 1000 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 100 से 1000 के बीच में संख्याएं आएंगी 101 से लेके 999 तक, 999 101 से 999 तक ये होंगी इसके बीच में। और ये सभी की सभी 3 अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी की सभी 3 अंक की संख्याएं हैं भाई साहब। यानी यहाँ पे जो 100 से लेके 1000 बोला गया है ना, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप इतना सोच पा रहे हो क्या कि वो 3 अंक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रहे थे भाई इतने अंक की बनानी है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया, बस उसको घुमा फिरा के बोल दिया, मतलब वही है 3 अंक की संख्या बनानी है। तो यानी कि जब 3 अंक की संख्या बनानी है तो 3 जगह ऐसे बनाओ, बिना फॉर्मूले से कर रहे हो तो। अब यहाँ पे सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 0 भरा, 0 को भरने का एक तरीका होगा, मान लो मैं संख्या बनाता हूँ 0 1 3, तो क्या ये 3 अंक की संख्या है या फिर ये 2 अंक की संख्या है? तो आप कहोगे तो 2 अंक की संख्या है। 0 को पहले लिखोगे तो ये बनेगी नहीं 3 अंक की। इसका मतलब है कि इसको मैं 0 से फिल नहीं कर सकता। ये वाला जो भी है 1000 वाला अंक, सॉरी सैकड़े वाला अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको मैं 0 से फिल करूंगा तो असलियत में वो 3 अंक की बनेगी ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बाकी ये चीज़ें आ सकती हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग, 5 में से आएगा कोई एक ही, लेकिन तरीके 5 हैं। ठीक है, तो अगले वाले में क्या, अगले वाले में 0 भी आ सकता है और इन 5 में से कोई एक खर्च हुआ हुआ है, यानी 4 बचे हुए हैं यहाँ पे, 4 लोग, और 0 भी यहाँ पे आ सकता है। तो 4 वो और वो जो 0 था वो, फिर से अगेन 5 हो गए। और अब यहाँ पे एक बंदा यहाँ खर्च हो गया, दूसरा बंदा यहाँ खर्च हो गया, टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक थे। तो 6 में से 2 बंदे खर्च हो गए, 4 चीज़ें बच गई, तो 5 पंजे 25 चौके 100। तो टोटल यहाँ पे ऐसी 100 संख्याएं बनेंगी इन अंकों से, जो 100 से 1000 के बीच में आती होंगी। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ फॉर्मूले से करना चाहूँ, ठीक है, यही चीज़ अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो क्या होगा? ठीक है, यानी मेथड 2, मेथड 2 अब कैसे करेंगे यार? यहाँ पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि मैं मान लेता हूँ कि मैं पहले 0 पे ध्यान ही नहीं देता, है ना। इसको करने का तरीका क्या होगा फॉर्मूले के साथ? मैंने कहा मैं 0 पे ध्यान ही नहीं देता कि 0 भी यहाँ पे है और कोई प्रॉब्लम करेगा, मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा टोटल 5 ये और 1 ये 6 लोग थे और मुझे संख्या बनानी है 3 की।
ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है, यानी NCR नहीं बल्कि NPR लगेगा, तो 6P3 हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें। मैंने वो भी काउंट कर लिया जब जीरो पहले आया होगा, क्योंकि ये तो वो सारे तरीके होंगे ना जिसमें इनको आगे पीछे करके सारा ताम झाम कितने सब संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो उसमें तो जीरो ऐसी भी संख्याएं होंगी जहाँ पे जीरो पहले आ गया हो। मुझे वो वाले केस नहीं चाहिए, क्योंकि जिन जिन में जैसे 012 हो गया, 045 हो गया, 032 हो गया, ऐसे जिसमें भी जीरो पहले आया होगा असलियत में वो 3 अंकों की ना होकर 2 अंक की संख्याएं बन गई होंगी। मुझे वो 2 अंक वाली संख्या जो इसमें आ गई है ना, जिसको मैंने 3 अंक समझ लिया था गलती से, वो हटाना है, अपनी गलती में थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यार मैं एक काम करता हूँ ना, जितनी भी संख्याओं में जीरो पहले आ गया होगा, मान लो जीरो मैंने पहली जगह पे फिक्स कर दिया, मतलब जीरो है ही नहीं समझो, तो यही 5 लोग बचे होंगे, यही 5 लोग बचे होंगे, और उनमें संख्याएं 2 अंकों की बनी होंगी, क्योंकि जब जीरो यहाँ आ गया होगा तो संख्याएं 2 अंकों की बनी होंगी, और ये जो 2 अंकों की संख्याएं बनी होंगी इनमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ फिक्स हो गया है। याद रहे कि ये जीरो फिक्स हुआ है, एक तरीका होगा वो, है ना, जीरो फिक्स हुआ है, तरीका एक होगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जब जीरो पहले आ जाएगा तो मेरे पास जीरो को भूल जाना है, 5 चीज़ें बचेंगी और संख्याएं उनसे अब 2 अंकों की बन रही हैं। तो अगर मैं ये हटा दूं, यानी जो 2 अंकों की बनी है वो हटा दूं, तो जो बचेंगी टोटल में से वो वही तो बचेंगी। इसको सॉल्व करोगे ना, अगेन आपको 100 ही मिलेगा, आप करके देख लेना चाहिए, है ना। 6P3 इंटू 5P2 माइनस 5P2 करोगे आपको अगेन 100 ही मिलेगा, आप चाहे करके देख लेना, इतना आपका काम है यार, ठीक है। मेरा मकसद है सिखाना तरीके, कैलकुलेशन आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। आगे आ जाओ, उदाहरण 12, n का मान ज्ञात कीजिए, तो यार नकली है, ठीक है। NP5, ठीक है, कितना है, NP5 बराबर 42, आगे क्या है NP3, जब n इससे बड़ा, मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ NP3 को डिवाइड में ले आता हूँ यार, सीधा ऐसे सोल्व करना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो NP5 क्या होगा, अगर मैं इसको खोलूँ तो देखो NP5, अभी आपने NPR वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं इसे भी इतने पे देखूँ तो r की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। नीचे अगर मैं देखूँ तो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, और बराबर दिख रहा है मुझे 42। समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं, है ना। इस स्टेप के बाद यहाँ कर रहा हूँ, याद रहे। तो देखो यार n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ठीक है ना, इसके ऊपर वाले से इसके ऊपर वाले को काट सकते हो, तो वहाँ बचा 1 डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई दिस है, जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होती है उलट जाती है, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, और ये उलट के मल्टीप्लाई आता है, बराबर बचा हुआ है 42। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आप खोलना शुरू करो। खोलने के लिए जैसे हम क्या करते थे, जैसे मेरे पास n था, n फैक्टोरियल, तो n लिखता था, फिर n से 1 कम कर देता था, फिर n से 2 कम कर देता है, कम करता जाता था ना। तो वैसे ही कम करने पे कौन मिल सकता है, बड़े वाले को कम करते जाओ। n-3 बड़ा है, तो यहाँ से n-3, फिर एक और कम कर दोगे, अगले स्टेप में n-4 मिलेगा, फिर एक को कम करोगे n-5 मिल जाएगा। यहीं पर रुक जाना, क्योंकि नीचे ऑलरेडी n-5 लिखा हुआ है, बराबर है 42। ये कट गया, इसको सॉल्व करोगे n-3 इंटू n-4, ये मिल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल -3 -4 -7n, और 4 3 12, ठीक है। वो 42 इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर बचेगा 0, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा n² -7n, और माइनस का कितना 30, बराबर 0, 10 3 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 10 और n प्लस 3 बराबर 0। तो n की वैल्यू या तो 10 आएगी, या फिर n की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि n नेगेटिव नहीं होता, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 10, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नॉट पॉसिबल क्योंकि
या पूरा चाहो तो लिख लेना, n नेगेटिव नहीं होता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अगला यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसकी बात अगर अपन करें तो फिर से यार ये भी वैसे ही है, ठीक है ना, इसको आप आराम से कर सकते हो। मैं सीधा अगला स्टेप करता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, n-4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या होगा, देखो जो इसके नीचे लिखेंगे वो डिवाइड में उलट के तो जाएगा ही। मेरे कहने का मतलब क्या है, नीचे आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1-4 फैक्टोरियल। अगर हम देखें फ्रैक्शन की नीचे फ्रैक्शन होती है उलट जाएगी ना, तो एक स्टेप बचाने के लिए आप आगे से क्या करना, ताकि आपसे जल्दी से हो जाए, आप इसको ऐसे गुणा करना, ठीक है। अब बस आप क्या करना, देखो ध्यान से देखो, नीचे वाला जब करोगे ना तो इसके बगल में ही करो, n-1 फैक्टोरियल, जो डिवाइड में आएगा उसको ऊपर ले आना बस, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा n-1-4 यानी n-5 फैक्टोरियल। n-5 कैसे आया, समझ में आ गया। n-5 कैसे समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो स्टेप होगा, या मैं करके दिखा दूँ, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, n-1-4 फैक्टोरियल। हालांकि ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, समझ में, ठीक है। अब जैसे आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, अब आप इसको ओपन करना चालू करो। देखो यहाँ पे कितना है n फैक्टोरियल, यहाँ पे n-1, इसको खोलोगे n-1 मिलेगा ना। देखो जैसे जो n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिखा n इंटू में n-1, यहीं पर रुक जाऊँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नीचे, ये वाली चीज़ मैं पहले लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे नीचे n-1 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था, वो तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, n-5 है, और ये क्या है, n-4। बड़ा कौन होगा, n-4। तो इसको ओपन कर लो यार, n-4 होगा, लिखोगे n-4। अगला स्टेप क्या आएगा, इसमें से एक और कम करते जाते हैं हम, तो n-4-1 करोगे n-5 ही हो जाना है। यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि n-5 ऊपर देखो, ये रहा n-5 ऊपर है, बराबर क्या आ गया, 5/3। अब देखो n-5 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा में n कितना हो गया, 3n बराबर n-1 इंटू 5 करोगे, 5 गुणा में n हो जाएगा 5n, 5 गुणा में -4 हो जाएगा -20, 5n इधर लाओगे -2n बराबर -20 बचेगा, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10, खत्म बात। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 10, 2 × 20, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर से यार, ठीक है, आर ज्ञात कीजिए अगर ये है, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, डू योर सेल्फ, ठीक है। अब आप ये चीज़ें कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दी कि भाई कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अगला वाला देखो यार, अगला वाला क्वेश्चन और अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉटर शब्द के अक्षरों के 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मैं इसके, जब हमसे ये नहीं पूछा कितने अक्षर का बनाना है, मतलब सबका बनाना है, खैर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 अक्षर वाले, तो डॉटर शब्द जो अपने पास है वो क्या है, डॉटर, DAUGHTER। अब यहाँ पे जो हमें बनाना है ना, पहले मैं कह रहा है कि सब स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ रहें। तो जब सब स्वर एक साथ रहें तो पहले स्वर हैं कौन कौन से, स्वर कौन कौन से हैं, इंग्लिश में स्वर कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। तो मतलब उनमें से कौन कौन से यहाँ पर हैं, A है, E है और U है ना। तो स्वर क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं स्वरों को अलग करूं तो A है, U है, E है, ये बच गया। बाकी चीज़ें जो बच गई उनको अलग लिखो। इनको लिखने का तरीका ये, जब कुछ चीज़ें एक साथ आएँ तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें एक साथ है उनकी एक स्ट्रिंग बना दो, उनको एक साथ पैक कर दो, एक पैकेट बना दो उनका, ठीक है। जो चीज़ें बच गई वो है D, A आ चुका है, U आ चुका है, G बच गया, और H बच गया, और T बच गया, E आ चुका है, R बच गया, ठीक है। ये चीज़ों को, ठीक है ना, अलग अलग लिखो, 1 2 3 जो भी है, मतलब इन सभी को अलग अलग काउंट करोगे, लेकिन इसको एक काउंट करोगे, तो टोटल देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और जो चीज़ें एक साथ आ रही हैं उनको एक काउंट करोगे तो 5 और 1, ये टोटल कितना हो गया, 6। तो मतलब यहाँ पे आप लिखोगे जो कुल विन्यास होंगे, ठीक है, देख लो इसको ध्यान से देखना। इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो, कि भाई जिन चीज़ों को एक साथ, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी, कि स्वर एक साथ रहें, अभी दूसरे की बात नहीं कर रहा, स्वर एक साथ रहें, पहले इससे की बात कर रहा हूँ। कुल विन्यास जब स्वर एक साथ हैं, एक साथ हैं, ठीक है। कैसे करोगे, देखो फिर से,
क्या क्या बच गया था, डी बच गया था, जी बच गया था, एच बच गया था, टी बच गया था, आर, डी, जी, एच, टी, आर, और जो जो यहाँ पर थे ए, यू, ई स्वर वो एक साथ लिख लिए। ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं सबको पता होगा, ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश में, लेकिन इसमें सभी तो यहाँ खैर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इतना करने के बाद मैं क्या बोलूँगा, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये पूरा जो चीज़ है, ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है, इनको एक साथ उठाओगे, मान लो डी और जी के बीच में रख दिया, या फिर एच और इसके बीच में रख दिया, फिर इसके, मतलब ऐसे करके कहीं भी करोगे तो ये एक साथ ही रहेंगे। तो यानी कि इसको एक बार में ही अरेंज कर रहे हो, ऐसे उठा उठा के एक साथ तीनों को। मतलब क्या, मैंने डी लिखा और फिर इन तीनों को एक साथ लिखा, फिर बाकी चीज़ें लिखी, या फिर मान लो मैंने इन तीनों को पहले लिखा फिर बाकी चीज़ें लिखी, या फिर मैंने बाकी चीज़ें लिखी फिर इन तीनों को लिखा फिर जो बच गया उसको लिखा। तो मतलब ये हमेशा एक साथ ही तभी तो आ सकते हैं। जब हम इनको ऐसे अरेंज कर रहे होंगे तो ये एक जगह ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे गुणा किससे करनी है कि भाई ये तीनों आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, मतलब जैसे ए यू ई की जगह ए ई यू भी हो सकता है, यू ए ई हो सकता है, ये अंदर अंदर तो आपस में घूम सकते हैं। अगर ये अंदर अंदर आपस में आगे पीछे हो तब भी तो ये एक साथ रहेंगे। यानी कि ये कितने लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी आएगा। समझ में आ गई बात, इसलिए ऐसा होता है। और अगर कोई चीज़ रिपीट हुई रहेगी, अगर कोई चीज़ रिपीट हुई रहेगी तो उससे डिवाइड भी करोगे। ठीक है, मतलब कि आप देखोगे कि इसमें क्या कोई चीज़ ऐसी रिपीट हो रही है, उससे डिवाइड करोगे, इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है उससे, पर यहाँ कोई रिपीट हो रहा है क्या, देख के बताओ, यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो यहीं पे रुक जाएंगे हम। ये तरीका होता है इसको करने का। फिर से सुन लो, जो चीज़ें एक साथ हैं उनको एक स्ट्रिंग में बना दो, इसको स्ट्रिंग मेथड बोल लेंगे आप। ठीक है, या फिर एक पैकेट बना दो, पैकेट मेथड बोल लो, आपकी इच्छा है यार क्या मेथड बोलना चाहते हो, मतलब एक पैकेट में पैक कर दिया। ठीक है, और जो बाकी चीज़ बन गई उनको अलग अलग रखा, तो इनको अलग अलग गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और जितना भी आएगा उससे एक ज़्यादा कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा कर दो 6। इसको एक इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि इसको इकट्ठा इकट्ठा मूव करना है ताकि हमेशा एक साथ रहे। तो 5 और 1 ये 6 आ गया, लेकिन जब इसको इकट्ठा मूव कर रहे हैं तो भले मैं डी और जी के बीच में लिख दूँ ए यू ई, तो ए यू ई तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, वहाँ से तो अलग चीज़ दिखेगी मुझे, मतलब ई पहले लिख दिया, यू बाद में लिखा, ए बाद में लिखा। तो इस तरह से 3 फैक्टोरियल से फिर से इनटू होगा। समझ में आ गई बात, इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर लिखोगे कमेंट में कि कितना आ रहा है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, हाँ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहाँ पे करूँ, कह रहा है जब स्वर एक साथ नहीं रहे, है ना, दूसरे की बात कर देते हैं हम, यहीं पे दूँ क्या, इसको मिटा दूँ, मतलब देखो इसको मिटा के नहीं कर लेता ना, जब एक साथ नहीं है, जब स्वर एक साथ नहीं है, ठीक है, जब स्वर एक साथ ना हो, जब सब स्वर एक साथ ना हो, जब मतलब कोई से 2 हो सकते हैं बट तीनों एक साथ ना हो, ठीक है, या फिर सारे अलग अलग हों, जब स्वर जब सब स्वर एक साथ ना हो तब कितने तरीके होंगे। उसको निकालने का तरीका है कि आप कुल तरीके निकाल लो। कुल तरीके मतलब आप देखो ही मत कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन क्या है, कुछ नहीं सोचना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 8 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हो। क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं तो डिवाइड नहीं करेंगे। माइनस में क्या करोगे, देखो ये तो होगा कुल तरीके, मतलब कुल कितने तरीकों से इनको अरेंज किया जाएगा, उसमें से माइनस कर दो जब सब स्वर एक साथ हैं। जब सब स्वर एक साथ हैं वो कितना था, ये था, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से 4320 ऐसे कुछ आता है, देखो मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। तो बस इसी को माइनस कर देना 4320 वाले को, है ना, इसको सॉल्व करना, उसमें 4320 माइनस करना, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत गलत हो तो मैंने देखो कैलकुलेट नहीं किया है, जो मुझे याद था उसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, है ना, 15 अगस्त, तो उसी पे क्वेश्चन देखो, उसी वर्ड पे, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में कितने विन्यासों में पी से प्रारंभ होते हैं, कितने पी। अच्छा, अगर मैं कोई कंडीशन ना लगाऊं तो कुल कितने विन्यास हो सकते हैं, अगर मैं कंडीशन लगाऊं ही ना, सोचो अगर मैं कोई कंडीशन लगाऊं ही ना तो कुल कितने विन्यास हो सकते हैं, कुल विन्यास कितने हो सकते हैं, मतलब कुल टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे गिनेंगे अगर हम, तो गिनने से पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सोचो कितने लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्या कोई चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है क्या,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई जो n है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, n कितनी बार है देखो, 1 2 3, n कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। d देखो जरा, d रिपीट हुआ है क्या, हाँ d भी रिपीट हुआ है। d कितनी बार है, 1 2, ठीक है, ये 2 बार है। और e कितनी बार है देखोगे तो 4 बार e मिल जाएगा, यानी कि 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, e देख लो एक बार यार। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, e कितनी बार है, 4 बार है। क्लियर हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो जो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा यार, उसमें गुणा भाग में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा। मेरा तरीका मतलब मेरा ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर कुल विन्यास निकालने होते टोटल 12 चीज़ें थी, 12 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ चीज़ें सेम टू सेम थी, तो उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ अगर पहले पार्ट की, अब अगर मैं बात करूँ पहले पार्ट की, तो कह रहा है शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। तो मतलब टोटल 12 चीज़ें थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये कह रहा है पी से ही स्टार्ट होगा। तो इसको भरने का तो एक ही तरीका है, यानी कि आपको ये जो बस 11 चीज़ें बची इनको अरेंज करना है। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पी तो रिपीट नहीं हो रहा था, यानी जो चीज़ें रिपीट हो रही है वो तो यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये पी से शुरू हो रहा है। पी रिपीट नहीं होता, रिपीट एन डी और ई हो रहे थे। तो मतलब एन अभी भी 3 बार होगा यानी 3 फैक्टोरियल, डी 2 बार होगा यानी कि 2 फैक्टोरियल, और ई 4 बार होगा यानी 4 फैक्टोरियल। तो पहले का तो ये आंसर हो जाएगा। मैं हिंदी विंदी नहीं लिख रहा, अब अच्छे से लिखना कि शब्द जब पी से आरंभ होते हैं तब विन्यासों की संख्या बराबर इतनी। ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, अच्छा इसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने का काम आपका है। मैं बस यहाँ तक लिख के छोड़ रहा हूँ भाई लोग, बहुत टाइम हो गया वीडियो में, है ना। अगला देखो, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। ओहो, फिर से ये तो वही आ गया, सभी स्वर एक साथ रहते हों। अब जब सब स्वर एक साथ होंगे जनाब, ठीक है, जब सब स्वर एक साथ होंगे तो कैसे करोगे। स्वर मतलब कौन कौन है यहाँ पे, स्वर देखो कौन कौन से हैं। 4 बार तो पहली बात तो ई है, 1 2 3 4, और 1 बार आई है। यही तो स्वर आ रहे हैं यहाँ पे, इनको तो आप एक ही गिनोगे। बाकी जो चीज़ें बच गई, क्या बच गया, आई हो चुका है, एन बच गया, डी फिर ई लिख चुके हैं, फिर पी फिर ई लिख चुके हैं, फिर एन फिर डी फिर ई लिख चुके हैं, एन फिर सी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन इनको 5 मत गिनना, वो तो मैं बस चेक कर रहा था मैंने सब लिख दिया या नहीं। ठीक है, इनको अलग अलग गिनना है, जो एक साथ आएंगे उनको एक गिनना है, जैसा भी हमने किया था। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, यानी कि ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा आप ऐसे कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे अच्छे से, ठीक है, कि जब सभी स्वर एक साथ हैं तब कुल विन्यासों की संख्या है ना, तो बराबर इतनी, तब आप ये लिखोगे, है ना। मैं तो बस ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 8 फैक्टोरियल, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना होता है, क्यों, क्योंकि ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई रिपीट हुआ है क्या, क्या कोई रिपीट हुआ है क्या। पहले इन पाँचों में 4 आई 4 ई एक जैसे हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल आना है। और जो ये चीज़ें बच गई इसमें से n कितनी बार है, n 3 बार है। ठीक है, n 3 बार है, 1 2 3, और d 2 बार है, यानी कि इसमें से ये आएगा। तो इतने तरीके होंगे दूसरे पार्ट को करने के लिए। तीसरे की अगर मैं बात करूँगा, तो स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, कभी भी एक साथ नहीं, सारे सारे एक साथ नहीं रहते हैं। तो मतलब क्या, कुल तरीके देखो हमने ये निकाला था, है ना। इसमें से क्या निकलेंगे, जब एक साथ ना हो तो उसके लिए, हाँ, जब सभी स्वर एक साथ ना हो, है ना, सभी स्वर एक साथ ना हो, कैसे निकलेगा ये निकलेगा भाई, कुल निकाल लो, कुल विन्यास मतलब माइनस में जब सब एक साथ हो, जब सब एक साथ हों। तो कुल विन्यास तो आपने निकाल रखा है ना, सबसे पहले ही निकाल रखा है। 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4, ये तो कुल हमने शुरू में ही निकाल लिया था। तो बस मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो कुल क्या था, 12 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और
2 फैक्टोरियल, यही था ना मेरे ख्याल से। इसमें से माइनस कर दो जब सब एक साथ हों, जब सब एक साथ थे वो तरीका ये रहा, यानी कि इसी को माइनस कर दो यार, है ना, यानी कि ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसी को माइनस कर दो। अब कैलकुलेट करके लिखना आसान है यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी हो गया। अब अगर मैं बात करूँ चौथे पार्ट की, तो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और पी से उनका अंत हो जाता है। मतलब देखो टोटल 12 चीज़ें थी, टोटल कितनी चीज़ें थी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कह रहा है आई से स्टार्ट होते हैं, चला गया ऊपर, ठीक है, आई से प्रारंभ होते हैं और पी से उनका अंत हो जाता है, ठीक है, और पी से उनका अंत हो जाता है। तो इसको भरने का एक ही तरीका है, इसमें सिर्फ पी आ सकता है, इसको भरने का एक ही तरीका आई। बाकी चीज़ें 10 चीज़ें बच गई, तो इनको अरेंज कर सकते हो आप 10 फैक्टोरियल से, जो जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। n 4 बार था, ठीक है, और कौन था, अच्छा आई और पी में से पी तो रिपीट नहीं हो रहा था, आई तो रिपीट नहीं हो रहा था, नहीं, तो बट ठीक है यार, वही चीज़ें बच गई ना, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन मैंने मत की नहीं की, तो उस पर मत यार बोलना कि अरे यार कैलकुलेशन नहीं करी, फिर बहुत लंबी वीडियो बनेगी। ठीक है, फिर मैं भी परेशान हो जाऊँगा यार। ठीक, चलो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं संचय यानी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या है, NCR होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, तो आता ही आता है, साथ में एक और चीज़ आती है नीचे r फैक्टोरियल और आता है, बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r हो सकता है। जब आप इसको कर रहे होगे तो कुछ चीज़ें फटाक से अपने दिमाग में हमेशा रखना, ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए कि NC0 हमेशा 1 होगा, मतलब अगर आपको जैसे ही 5C0 दिखता है वो 1 हो जाएगा, 6C0 दिखता है वो 1 हो जाएगा, इस तरह से। और NCN 1 होगा, मतलब आपको अगर 6C6 दिखता है तो 1 होगा, 7C7 दिखता है तो वो भी 1 होगा, मतलब जब ये दोनों सेम हो N और R तो आंसर 1 आता है ना। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो, वो ये है कि अगर मान लो NCA बराबर NCB दे दिया, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो A बराबर B होगा, या फिर A और B को जोड़ के N के बराबर आता होगा। यही 2 केस हो सकते हैं, तभी NCA और NCB बराबर हो सकते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि NPR और NCR में क्या रिश्ता होता है। ठीक है, तो NPR जो होता है वो NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है। ठीक है, वो आप इनका दोनों का डेफिनेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCR प्लस NCR माइनस 1 N+1 CR होता है। इसको कहने का मतलब क्या है, ऐसे R में समझ में नहीं आएगा, मैं को करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ इसका। मान लो यहाँ पे N की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5C हो गया, N की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे N, यहाँ पर भी N होना चाहिए, यानी यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, पहली बात तो। और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जैसे R की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो ये 4 से भी 1 कम, यानी यहाँ 3 होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ 5, ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे r है तो उससे 1 कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से 1 कम 3। तो इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा जो n था उससे 1 ज़्यादा कर दो, यानी 5 और 1 6 कर दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, r की वैल्यू R-1, और यहाँ पे r है। ठीक है, तो ये जो बड़ा होगा, देखो इसमें R-1 और r में से कौन बड़ा है, r, तो 3 और 4 में से कौन बड़ा है, 4, तो ये मतलब आएगा इसका। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में फीड कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन करते हैं ज़रा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। यहाँ पे कह रहा है NC9 बराबर है NC8, तो मैं सीधा सीधा बोल सकते हैं अरे यार n बराबर है 9 + 8 यानी कि 17 के, हो गया सवाल। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यार NCA बराबर हो सकता है NCB के जब या तो फर्स्ट केस A बराबर B हो। अब इस केस में A की वैल्यू 9 है, B की वैल्यू 8 है, तो A बराबर B तो है नहीं। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 9 बराबर 8 के तो है नहीं, यानी कि A बराबर B के तो है नहीं। तो दूसरा ही केस बचता है ना, या तो ये था या फिर n की वैल्यू क्या थी, A+B, ये दूसरा केस था। तो यही दूसरा केस लगेगा यार, n की वैल्यू क्या होगी, A+B, यानी कि 9 + 8 यानी कि 17। ठीक है, हो गया। अगला अगर अपन क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पुरुष हैं, पुरुष को मैं M बोलूँगा, M मतलब मैन, 2 मैन हैं, 3 औरतें हैं, यानी कि 3 वुमेन हैं।
ठीक है। तो 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से टोटल 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे पहली बात अगर मैं करूं तो कुल तरीके, कुल इतने पे अगर मैं रुक जाऊं आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं तो कुल तरीके, तो भाई टोटल टोटल यानी कि n मेरे पास कितना है, 2 आदमी हैं, थोड़ी 3 महिला है ना, 3 वुमेन है, ठीक है, 2 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, तो टोटल मेरे पास 5 लोग हैं। आर मतलब कितने लोगों की समिति बनानी है, एक बार में कितने सेलेक्ट करने हैं, तो 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है 5 में से। भाई 2 आदमी हैं 3 औरत हैं, इनमें से सेलेक्ट करके टीम बनानी थी या समिति बनानी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो ये फॉर्मूला लगेगा ये NCR वाला लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया NCR क्यों लगेगा, क्योंकि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम टीम बनाते हैं या कोई समिति बनाते हैं तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। शुरू में ही समझाया था मैंने कि अगर मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूँ जिसमें मैं हूँ और आप हो, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूँ, पहले आप बोलूँ फिर मैं बोलूँ, तो सेम ही टीम रहेगी, है ना। तो आपने मान लो एक औरत को लिया, ठीक है, और यहाँ पे बाकी के 2 मैन सेलेक्ट किए, अब उनको ऑर्डर चेंज कर दो, वही 2 आदमी और एक औरत ही टीम में रहेंगे, तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ना, टीम वही रहेगी, समिति वही रहेगी, तो यहाँ पे क्रम का फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो NCR वाला लगेगा, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर की वैल्यू 3 है, तो 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल इंटू में आर यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल आया होगा, 3 से 3 कट गया होगा, नीचे 2 है तो आ जाएगा 10, यानी टोटल 10 तरीके होंगे। समझ में आ गया, टोटल 10 तरीके होंगे। तो ये तो तब की कंडीशन थी जब हमें कुछ बताया नहीं गया कि कितने आदमी चुने हैं, कितनी औरतें चुने, यहाँ से कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि आदमी कितने सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, औरतें कितनी सेलेक्ट करनी है यहाँ से, तब कहानी बदल जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड केस में कह रहा है इनमें से कितनी समितियाँ ऐसी हैं जिसमें 1 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। देखो पुरुष कितने टोटल थे, 2, महिलाएं कितनी थी, 3। कह रहा है कि जो हमें सेलेक्ट करना है वो पुरुष होना चाहिए 1, है ना, या फिर आप यूँ कह लो कि इन 2 पुरुषों में से 1 ही सेलेक्ट किया जाएगा और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं सेलेक्ट की जाएंगी, तो कुल तरीके कितने होंगे। तब यहाँ पे कुल तरीके कितने होंगे या कुल विन्यास या कुल समितियाँ कितनी होंगी, तो भैया 2 आदमी में से 1 सेलेक्ट किया गया यानी 2C1, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा और 3C2। इसको सेलेक्ट सॉल्व कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यार देखो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 52, ठीक है, 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है, यदि इन तरीकों में से कितने ऐसे होंगे जो 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। अगले पूछा गया 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के शूट के हैं, ठीक है, या फिर चित पत्ते हैं, यानी तस्वीर वाले पत्ते हैं, 2 पत्ते लाल हैं और 2 काले हैं, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। मतलब एक एक करके इनको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको ताश के गड्डी के बारे में कुछ नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें मैंने ताश के बारे में सब कुछ बता रखा है, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 शूट होते हैं, या यूँ कह लो 4 राजाओं की सेनाएं होती हैं, है ना, हर्ट, क्लब, स्पेस, डायमंड, ठीक है, पान का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ये सब है ना हिंदी में, से इंग्लिश में हर्ट, क्लब, स्पेस, डायमंड। इसमें क्या होता है ना, 1 से लेके 10 तक तो नंबर होते हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। जो 11वां होता है जैक, फिर 12वां किंग, फिर क्वीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके 10 तक नंबर होंगे, फिर जे के क्यू, फिर ऐसे यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ से जे के क्यू, फिर यहाँ पर भी 1 2 3, फिर यहाँ पे जे के क्यू। अभी मैं बिल्कुल, ठीक है ना, डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, बट अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख लेना, ठीक है। हर्ट जो होता है इसका कलर होता है लाल, यानी कि रेड, जैसे हर्ट रेड होता है, ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है, लाल, ठीक है। और डायमंड का कलर भी होता है लाल, डायमंड यानी ईंट, ईंट कैसी होती है, लाल, ठीक है। ये होते हैं, ये वाली टीम जो है सारे पत्ते काले हैं और इसका भी क्रम होता है काला, ठीक है। मतलब 26 पत्ते लाल होते हैं, 13 13 26, और ये 13 और ये 13 काले होते हैं। समझ में आ गई बात। देखो 10 11 12 13,
और जो इसमें से ये वाले पत्ते होते हैं इनको बोला जाता है फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते, क्योंकि इन पे नंबर नहीं होता, तस्वीर होती है। ठीक है, तो तस्वीर कितनी हो गई? 3 3 6 3 9 3 12, 12 में से 6 काले 6, ठीक है, लाल। अब आपको समझ में आ जाएगा पहला पार्ट अगर मैं करूं, ठीक है, अब आप चीज़ों को समझने लग जाओगे आराम से। पहले में क्या बोला गया? 4 पत्ते एक ही शूट के हैं। शूट किसको बोलते हैं? ये जो है पहला शूट, ये दूसरा शूट, ये तीसरा शूट, ये चौथा शूट, यानी 13 13 पत्तों के शूट होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या, ये शूट 1 है। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये है, ये अपना है शूट 1, ठीक है ना, यानी कि जो हार्ट क्लब स्पेस डायमंड है शूट के नाम है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये शूट 1 है जिसको हम हार्ट बोल रहे हैं, ये शूट 2 है, ठीक है, ये शूट 3 है और ये शूट 4 है। अब जैसे आपको समझ में आ गया शूट है, ये शूट 1 है, ये शूट 2 है, शूट 3 है, इस तरह से 4 शूट है। लिख दूँ क्या मैं? ठीक है, ये शूट पहला वाला, ये शूट दूसरा वाला, ये शूट तीसरा, ये शूट चौथा, मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि 4 पत्ते एक ही शूट के हों, मतलब चारों के चारों मान लो मैंने यहाँ से चुन लिए, मतलब इन 13 में से, तो भाई इन 13 में से 4 को चुनना है सिर्फ, मतलब टीम बनानी है 4 पत्तों की। मान लो ऐसे 4 पत्ते नहीं, 4 खिलाड़ी हैं, 4 पत्तों खिलाड़ी समझो है, 4 खिलाड़ी अपने अपनी टीम में लिए, तो पहले कौन सा खिलाड़ी का नाम लिखा, बाद में कौन से खिलाड़ी का नाम लिखा, फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम में तो वही 4 खिलाड़ी रहेंगे, टीम उतनी ही मजबूत रहेगी, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे सी वाला है। अच्छा, मेरा काम क्या था? मेरा काम था 4 पत्तों को चुनना, तो क्या मैंने 4 पत्ते चुन लिए? हाँ, मेरा काम खत्म, हाँ, तो आएगा प्लस, मल्टीप्लाई नहीं, अगर काम खत्म होता तो प्लस आता है। ठीक है, या तो आप इनमें से चुनोगे या फिर उसमें से चुनोगे, यानी कि इस सूट में से भी फिर से 13 पत्ते हैं, तो या तो आपने यहाँ से 4 चुने होते, या फिर हो सकता है आपने इन दोनों को हटा दिया हो, नहीं यार मेरे को यहाँ से नहीं सेलेक्ट करने, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं तो मैं यहाँ से 4 सेलेक्ट करता हूँ, या फिर अगले वाले में से 4 सेलेक्ट करोगे। अब कोई चीज़ 4 बार जोड़ने का मतलब है उसको 4 से गुणा कर दो, यानी 4 गुणा में 13 सी 4 भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे भी समझते हो, 13 सी 4 कॉमन ले लो, हर जगह 1 1 1 बच जाएगा, जोड़ोगे 4 हो जाएगा, एक ही चीज़ है। पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया तो दूसरा भी समझ लो यार। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं? 4 पत्ते अलग अलग शूट के हैं, 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न शूट के हैं, मतलब आपको 4 पत्ते तो चुनने हैं लेकिन चारों अलग अलग के होने चाहिए। सोचो यार, आपके पास 4 ही सूट है और 4 ही पत्ते चुनने हैं, चारों अलग अलग के होने चाहिए, तो एक में से एक ही चुन सकते हो भाई। एक कार्ड यहाँ से चुनोगे, 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 तभी तो टोटल 4 कार्ड हो पाएंगे, क्योंकि आपको 4 कार्ड से ना कम सेलेक्ट करने हैं ना 4 कार्ड से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं 4 ही कार्ड, और चारों अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग मतलब एक एक ही तो चुनोगे। जैसे आपको 4 तरह की मिठाई खानी है, 4 मिठाई खानी है और 4 अलग अलग मिठाई खानी है, आपके पास ऑप्शन भी 4 तरह की मिठाइयों का है, तो भाई हर डब्बे में से एक एक मिठाई तो उठाओगे, तभी तो आपने 4 मिठाई खाई, 4 अलग हुई। तो यहाँ पे 4 ही टीमें हैं, 4 ही सूट्स हैं, और हर एक सूट में से आपको पत्ता चुनोगे तभी हर एक सूट का आएगा, और आपको 4 ही पत्ते चुनने, मतलब एक एक चुनोगे, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 13C1। अब क्वेश्चन आता है प्लस आएगा या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। उस बार क्या आया था? प्लस। क्यों? क्योंकि आपका काम है 4 पत्ते चुनना, तब आपका काम खत्म होगा, तब आप रिलैक्स कर सकते हो, प्लस लगा सकते हो। लेकिन आपने तो अभी एक ही पत्ता सेलेक्ट किया, आपका काम खत्म कहाँ हुआ? 4 पत्ते सेलेक्ट करने का, मतलब मल्टीप्लाई आएगा। या फिर आप यूँ कह लो कि आपने यहाँ से भी चुनना है और यहाँ से भी चुनना है, और मतलब एंड वाला, ठीक है, एंड यहाँ से भी चुनना है, एंड यहाँ से भी, एंड यहाँ भी, तो एंड आएगा तो मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये चीज़ हो जाएगी। अब किसी भी सेम चीज़ को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप उसकी पावर ही 4 लगा दो, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और NC1 तो n ही होता है, यानी कि ये 13 की पावर ही 4 हो जाएगा, NC1 13 होता है। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना भाई साहब, कैलकुलेशन आपको करनी है। अच्छा, अगर हमसे ये पूछा होता, कोई कंडीशन नहीं देते, बोलते 52 पत्तों में से 4 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो सीधा आप 52C4 लिखते ना। अगर हमसे कोई कंडीशन ही ना पूछी होती, बोलते यार 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से 4 बता दो सेलेक्ट करने के, तो 52C4 होता, तो उसका आंसर तो वो हो जाएगा। बाकी पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का यह। तीसरा तस्वीर वाला पत्ता है, तीसरे में क्या कह रहा है? तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है। तो यार तीसरा तस्वीर वाला अगर पत्ता होगा, तस्वीर वाला पत्ता चुनने के लिए यहाँ लिख लेना, तस्वीर वाला पत्ता अगर चुना जाता है तो कुल तरीके क्या होंगे? तस्वीर वाले पत्ते हैं कितने सर?
तस्वीर देखो, तस्वीर मतलब जिन पे अक्षर लिखे हुए हैं, यहाँ पे तस्वीर होती है, ठीक है। जे के क्यू, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो यही 12 हैं। तो इन्हीं 12 में से आपको पत्ते चुनने कितने हैं? 4 चुनने हैं सब, ठीक है, हो गया। अगर मैं अगले की बात करूँ, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के हैं, तो एक बात मुझे बताओ, अगर 2 पत्ते लाल रंग के, तो लाल वाले कार्ड कितने हैं टोटल? लाल वाले टोटल कार्ड होते हैं 26, और काले कार्ड कितने होते हैं? काले कार्ड भी होते हैं 26, 26 26 52। तो मतलब इन 26 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, इन 26 में से भी 2 सेलेक्ट कर लो। अच्छा, पहले काम खत्म हुआ है क्या? नहीं, 4 पत्ते चुनोगे तब काम खत्म होगा, यानी मल्टीप्लाई आएगा। तो इसमें से भी कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चौथे की बात कर लें, ये तीसरा था, ठीक है। चौथे की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अरे चौथा हो गया ना, पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा होता बल्कि यार, ठीक है, तीसरा, ओहो, और ये चौथा था, ठीक है, ये चौथा था, मतलब अब 5वां है, ठीक है। 5वें में क्या कह रहा है? 5वें में कह रहा है सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, काले पत्ते हैं 26, तो उसी 26 में से आपने चारों चुन लिए, तो चारों के चारों या तो काले चुनोगे, या ओ आर वाला या, मतलब अपना काम खत्म कर लिया। जब काम खत्म कर लिया, 4 पत्ते हो गए तो प्लस लगाओगे, या फिर लाल वाले 4 चुन लोगे यार, तो ये आएगा 26C4 प्लस 26C4, ठीक है। तो यार ये था आपका एक कंप्लीट चैप्टर, समझो इसको वन शॉट वीडियो की तरह समझ सकते हो कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन एक बात और याद रखना, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।